वी वेंट टू दिल्ली फॉर अ डे. दिल्ली से आगरा गए, ताजमहल देखा. वहाँ से वी वेंट टू राजकोट एंड देन टू बाटवा एंड बगसरा, विच आर माई एंसेस्ट्रल होम्स. देर इज़ अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन building things in India, a lot of activity to digitize the country. दुनिया के जो टॉपर बिजनेसमैन हैं, ये बड़ी अमीर कंट्री हैं, वो मोदी की कदर क्यों कर रहे हैं? देखने में कुर्ता पजामा और अंदर से बब्बर शेर. बॉम्बे में मोची के पास QR कोड था, ठीक है. पान वाले के पास QR कोड था, आपको कैश की जरूरत नहीं है. बेसिक चीज़ ऐसा लग रहा है कि पता नहीं को फ्यूचर में चले गए हैं आप पाकिस्तान से इंडिया. मतलब इट वाज ट्रांसफॉर्मेशनल, राइट. जो पोर्ट्रे आप लोगों के दिमाग में किया गया है भारत को लेकर या हिंदुओं को लेकर, वो बहुत गलत पोर्ट्रे किया गया है. भारत उससे कहीं ज्यादा अलग है, बिल्कुल उलट है. पुरानी जो है ना, मेमनों के पुराने जो घर थे वो अभी भी वहाँ हैं, उसमें लोग रहते हैं वगैरह. उन्होंने मुझे दिखाया कि हाँ, ये जो पक्के वाले घर हैं, ये इस गली में यहाँ आपके घर होते थे, ये वो. तो वहाँ एक बिल्कुल स्ट्रक्चर है, 4 वॉल दीवारें, उसके अंदर कंपाउंड है, ग्रीन कलर का जो है वो स्ट्रक्चर है पूरा. और वहाँ इस्माइल पीर की दरगाह है. वहाँ की मेंटेनेंस उस दरगाह की द हिंदू टेम्पल डज. मुझे हिंदू प्रीस्ट वहाँ कहता है कि अगर तुम्हें कुछ यहाँ मांगना है तो यहाँ मांगो. ये हमारे देश की ना खूबसूरती है. ये आप देखिए, उस गांव में अब एक भी मुसलमान नहीं है, लेकिन जो मुसलमान की दरगाह है वो अभी तक कायम है, उसकी मेंटेनेंस कायम है. आप सोचिए कितने 100 सालों से वो मेंटेन हो रही है, और हिंदू मंदिर का पुजारी, हिंदू मंदिर उसका मेंटेनेंस करता है. आपने एक हवा बना के रखा है कि हम आपके अगर 7 लाख फौज ना हुई, भारत आपको खा जाएगा. आप अभी भारत के जहाज इस्लामाबाद के ऊपर आ जाएंगे. अभी आपको उस पर प्राउड करना चाहिए अपने हमसाये के ऊपर. सही कि आपका हमसाया तरक्की कर रहा है, टैलेंटेड है, पढ़े लिखे लोग हैं. अगर भारत आपको ये कहे कि हम आपको $डॉलर दे देंगे तो आप सारे चले जाएंगे वहां. भारत आपको ये कहे जी आ जाओ, तो हम लंदन में, दुबई में आपको पैसे दे देंगे, तो आप देखेंगे फौरन आप सारे चले जाएंगे शाम तक. लेकिन अभी से ही ज़हन बनाओगे, हो सकता है हमारी औलादें जब वो बड़ी हों तो उन्हें ये मैसेज मिले हों कि यार हमने मेड इन पाकिस्तान बनाना है और इंडिया से सीखना है. नमस्कार दोस्तों, कई सारे पाकिस्तानी है जो कि कैपेबल है इंडिया आने के लिए, या फिर कहे कि उनका बैकग्राउंड इतना क्लियर है कि इंडिया के अंदर आने के लिए उनको वीज़ा मिल जाते हैं. और उनको कुछ दिनों के वीज़ा मिल जाते हैं, जैसे 10-15 दिन, 20 दिन, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है. अगर वो 2-4 जगह पर भी घूमेंगे फिर भी इतने दिन हो ही जाएंगे. तो एक भाई साहब थे जो कि इंडिया में आए, और वो खास करके गुजरात से उनका कोई रिलेशन था, क्योंकि जब 1947 में जब बंटवारा हुआ उससे पहले भाई साहब मतलब कि यहीं रहते होंगे, गुजरात में ही रहते होंगे. तो भाई साहब राजकोट गए, उसके आसपास गांव में गए जहां पर वो बसा करते थे और उनके जो पूर्वज थे वो बसा करते थे. वो सारी सिचुएशन तो उनको मतलब कि सरप्राइज़ करने वाली थी. लेकिन उसके अलावा इंडिया के अंदर जो डेवलपमेंट है, अब ज़रा सोचिए, राजकोट जो है वो गुजरात के अंदर 4था या 5वां या 6ठे नंबर का सिटी आता है. मतलब वहाँ पर गुजरात में अगर आप देखो तो अहमदाबाद सबसे डेवलप सिटी है, और उसके बाद अगर आप देखो तो बड़ौदा है, सूरत है. राजकोट 4थे या 5वें नंबर पर आता है. तो राजकोट देखकर ये भाई साहब इतने सरप्राइज्ड हो गए. तो ज़रा सोचिए कि अगर उन्होंने अहमदाबाद देखा होता, हैदराबाद देखा होता, दिल्ली, मुंबई, तो बात ही कुछ अलग थी. इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं. वी वेंट टू दिल्ली फॉर अ डे. दिल्ली से आगरा गए, ताजमहल देखा. वहाँ से वी वेंट टू राजकोट एंड देन टू बाटवा एंड बगसरा, विच आर माई एंसेस्ट्रल होम्स फ्रॉम बोथ माई मैटरनल एंड पैटर्नल साइड. वहाँ से गोवा, वहाँ से फिर बॉम्बे. There is an energy that you feel among people, and the way to sum it up is the energy is that they're feeling, particularly among, I met basically my friends from college that I went to college with, was that this is our moment, if not now then never. That's the attitude. The attitude is that there is a lot of investment in infrastructure, a lot of investment in building things in India, a lot of activity to digitize the country. I'll give you an example, 2 examples. बॉम्बे में मोची के पास QR कोड था, ठीक है. पान वाले के पास QR कोड था, आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, आप स्कैन. कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहाँ, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन, अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा. फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का QR कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे. राजकोट is a city of 2 million people. उससे 200 किलोमीटर साउथ towards the Arabian Sea is my paternal grandfather's village. घेट बगसरा उसको कहते हैं.
3,000 कुछ लोग रहते हैं उस गांव में अभी इतना भी। अच्छा होगा ना उनमें से कोई एक कमेंट करे अरे ये तो मेरा गाँव मेरा है। गांव है। तो वही मैं कह रहा था, वहाँ पे 4G LTE मेरा चल रहा था राइट अप टू द अरेबियन सी। एंड उस गांव में आई वेंट फॉर अ वॉक, मुझे एक मिले आदमी, क्योंकि मेरे अब्बू गए हुए वहाँ पे ज़मानों पहले, तो उन्होंने कहा वहाँ एक दरगाह है, तो वहाँ जो है मेरे दादा के कुछ बच्चे और परदादा के दादा वहाँ दफन है। तो उन्होंने कहा वहाँ तुम जाना, शायद तुम्हें कब्र मिले। उनको पूरा याद नहीं था कि कहाँ है वगैरह ना। तो मैं ड्राइवर के साथ हम गांव के अंदर घुस गए, क्योंकि एक बोर्ड था, बोर्ड के बाद गांव शुरू हो प्लीज जाता अब था। ये नहीं बोलना कबर पे QR कोड रहा। नहीं अच्छा, thank नहीं God. नहीं नहीं नहीं। तो अब तो इंटरनेट वहाँ चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ जब मैं गांव में चल रहा था तो एक बोला मिले, वो कोई बच्चा आया फूल वूल डाले, उसने बोला QR कोड नहीं इतना वो तो नहीं है भी ना? उतना नहीं है, अच्छा, लेकिन thank God. लेकिन उस दरगाह के सामने जो स्टोर है वहाँ QR कोड था। फूल वाले के हाँ, उसके पास QR कोड था, और ग्लूको पार्ले जी वगैरह आप ले लें वहाँ से। और आप, मैंने तो कैश दिया बिकॉज UPI फॉरेनर्स के लिए नहीं चलता, बट वहाँ लोग QR कोड। तो वहाँ एक मिले मुझे गोविंद भाई, उनका WhatsApp नंबर भी मेरे पास है, रोज़ सुबह मुझे मैसेज करते हैं गुड मॉर्निंग वगैरह। पुअर गाय, वेरी पुअर गाय। मैं घर में गया, उन्होंने मुझे मीठा दूध पिलाया। ही हैड अ स्मार्टफोन विद 4G LTE ऑन इट। एंड मैं उससे पूछा कि आप कैसे काम क्या करते हो? उन्होंने कहा मैं पुरानी चीज़ें ख़रीद के आ गया फिर बेचता हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं, मी एंड माई वाइफ, वो वी लिव हैप्पीली, यू नो, we're पुअर बट we're हैप्पी। तो उन्होंने जब मुझे टूर दिया शहजाद, तो मैंने पुरानी जो है ना, मेमनों के पुराने जो घर थे वो अभी भी वहाँ हैं, उसमें लोग रहते हैं वगैरह। उन्होंने मुझे दिखाया कि हाँ ये जो पक्के वाले घर हैं ये इस गली में, यहाँ आपके घर होते थे ये वो। तो फिर मैंने एक स्ट्रक्चर देखा, हिंदी मुझे पढ़ने नहीं आती, पेंट हुआ था अच्छा सा। मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं यहाँ तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं। बाटवा एंड बगसरा नाउ हैव अ यूथ लिटरेसी रेट अप्रोचिंग 90%। 3,000 लोगों का गाँव है, वहाँ अभी भी लोग काऊ डंग जला के खाना बनाते हैं। लेकिन स्कूल जो थी ना, वो आपको दिखता था कि स्कूल ज़बरदस्त है। फिर मैंने कहा वो दरगाह किधर है? तो उन्होंने कहा कि दरगाह तो बाहर थी, आपको नज़र नहीं आया। अब मेरे दिमाग में था कि छोटी सी दरगाह होगी, यहाँ मुसलमान नहीं रहते कोई। उन्होंने कहा नहीं नहीं बड़ी दरगाह है, तुम स्टोर से तुमने बिस्किट ख़रीदा? मैंने कहा हाँ। कहता है स्टोर के बराबर। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आया। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मुझे बाहर लेके गए, हम वॉक करते आए बाहर, गांव के दरवाजे के बाहर। तो वहाँ एक बिल्कुल स्ट्रक्चर है, 4 वॉल दीवारें, उसके अंदर कंपाउंड है, ग्रीन कलर का जो है वो स्ट्रक्चर है पूरा। और वहाँ इस्माइल पीर की दरगाह है, कुछ 500-600 साल पुरानी वो कहते हैं। वहाँ मुझे एक हिंदू पंडित मिला, बराबर में मंदिर है उसका। तो मैंने उससे बात की कि यहाँ कब्रें भी होती थी। उसने कहा यहाँ 2 कब्रें, एक इस्माइल पीर की और उसके सहन में ज्वाला पीर की, वो 200-300 साल पुरानी है। तो these were the people who converted the Memons in that area to Islam years ago, and then my family etc. we traced back के 200-250 साल पहले वो कन्वर्ट हुए थे। वहाँ की मेंटेनेंस उस दरगाह की द हिंदू टेम्पल डज। मुझे हिंदू प्रीस्ट वहाँ कहता है कि अगर तुम्हें कुछ यहाँ मांगना है तो यहाँ मांगो, यहाँ इस पीर के बड़ी जो है ना लोग कहते हैं कि। मैंने उससे पूछा कि यहाँ तो मुसलमान नहीं है, तो कौन आते हैं? देखा दूर से मुसलमान आते हैं, लेकिन यहाँ जो आसपास के हिंदू हैं वो भी आते हैं, मन्नत मानते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, सिख आते हैं। गुजरात के इस इलाके में सबको मालूम है कि ये दरगाह है, और ये दरगाह हमने रखी हुई है यहाँ पे अभी तक। एंड इट्स देयर एंड प्रिम, बिल्कुल, मतलब ऐसा भी नहीं कि किसी डेवलपमेंट के चक्कर में मलिक रियाज टाइप जो सीन हुआ अब्दुल्ला शाह गाजी की तरह, वो नहीं, बिल्कुल रखी हुई है उन्होंने बचा के वहाँ पे। एंड समवेयर ऑन दैट ग्राउंड सम ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स आर बेरिड, बट दोज ग्रेव्स आर नॉट देयर। बट द दरगाह as a symbol of the fact that there were Muslims here still exists, and it's painted, it's nice, and people come there. आपके यहाँ पीछे अभी एक कल परसों में देख रहा था, हिंदू डॉक्टर का उसके ड्राइवर ने गला काट दिया। काफी बड़े डॉक्टर थे पाकिस्तान के, कुछ गला काट दिया। मतलब ये जो चीजें हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो रेडिकलाइज सोसाइटी है और जो एलिमेंट्स है चुप तो बैठ नहीं रहे। माना कि आपके पॉलिटिकल क्लास शायद अभी चाहेगा यार शांति रहे, पर पॉलिटिकल क्लास के हाथ में कितना है? फिर ये कि चाइना आपसे क्या करवाता, चाइना क्या चाहता, चाइना की मंशा क्या है। फिर आपके यहाँ ईरान का भी प्रेशर कभी ना कभी आ जाता दाएं बाएं से। फिर तहरीक तालिबान वाले, तो पाकिस्तान तो कई सारे फोर्सों के बीच में, उस पर पैसा नहीं है। और चीजें दो खुल के सामने ही, एक तो आपको चाइना ने अचानक $700 मिलियन का लोन दे दिया, उसकी शर्तें क्या आरजू जी किसी को नहीं पता। दूसरा, आपको
चाइना 1.4 बिलियन 1.3 बिलियन डॉलर की लोन की बातें कर रहा है। अब चीनियों का दिल तो पत्थर का होता, तो ये दिल कैसे पसीज गया, क्या शर्तें क्या नहीं है। मेरा आकलन है, मुझे कुछ सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन है कि जो चाइना कह रहा है कि वो आपकी जो पंजाब है पाकिस्तान का, उसकी जमीन को चाइना को मॉर्टिगेज करने की बातें हो रही हैं, कुछ लाख एकड़ जमीन, क्योंकि चाइना की, आप जानते हैं चाइना फूड सरप्लस तो है नहीं, फूड डिपेंडेंट है चाइना, काफी अपना खाना इंपोर्ट करता है। और जो उसने जमीनें अफ्रीका में ली थी आरजू जी, उन पे उनका कंट्रोल रहा नहीं चाइना का, क्योंकि उन्हें लग रहा है अफ्रीका में रह के वो जमीनें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सच्चाई ये है, चाइनीज नेवी तो साउथ चाइना सी नहीं छोड़ पाती, और चाइनीज आर्मी अफ्रीका में जाके कुछ कर नहीं सकती, चाइनीज एयरफोर्स इतना पावरफुल है नहीं। तो अब, और जो उन्होंने करीब 100 कंट्रियों को उन्होंने डेट ट्रैप कर रखा, उनमें से 19 तो हमारे पास आ गई, 50 से 100 कंट्रियों को करीब डेट ट्रैप कर रखा, 19 हमारे पास आ गई जी, अब हमें डेट ट्रैप से निकलने की मदद करो, तो हम उनकी मदद कर रहे हैं उसमें। तो यहाँ पे चाइना को अपना वर्चस्व घटता नजर आ रहा है। चाइना में अगर आप देखें, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर्स गए हैं यूएस से, अब की बार 40% कम गए हैं, चाइना से डिकपलिंग हो रही है। फॉक्सकॉन का 400 मिलियन का कारखाना हमारे यहाँ लग रहा है। तो काफी ऐसी चीजें हो रही है आरजू जी, जिसमें चाइना का थोड़ा सिस्टम खराब हो रहा है। अब चाइना के पास कौन सी ऐसी टेरिटरी है जहां मिट्टी के दाम पे उसे लाखों एकड़ उपजाऊ जमीन मिले। देखिए, पंजाब के, पाकिस्तान की, इंडिया की बात करें, पंजाब पाकिस्तान की बात करें, दोनों जगह जमीन उपजाऊ है, और यहाँ 4 फसलें होती है। चाइना में 1 फसल होती है, 2 भी नहीं होती, और काफी लैंड कल्टिवेबल है ही नहीं। तो अब अटकलें ये लगाई जा रही है कि क्या पंजाब की जमीन गिरवी रखी गई है चाइना को। देखिए अमीर साहब, मोदी तो एक ऐसा दुश्मन है जो सामने हमें नजर आ रहा है, और 75 साल से हम उसके साथ निपट रहे हैं, को हमें उससे खौफ तो नहीं है ना। अल्लाह का फजल है, हमने जंगें लड़ी हैं। आज 4 कैडेट फाइनली भाई उन्होंने को सर्टिफिकेट मिल गया। अफगानिस्तान ने स्पेशली इस बात का शुक्रिया अदा भारत का किया कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारे इन सैनिकों को, कैडेट्स को ट्रेन किया। महंगाई पाकिस्तान जब से कायम हुआ है तब से लेके आज तक सबसे ज्यादा 38% महंगाई है। आलू 108, आटा 99 और गंदम तकरीबन 95% महंगी हुई है पिछले 1 साल में आपके दौरे हुकूमत में। अंडे 90%, चावल 85%, दाल माश 58% महंगी हुई है 1 साल में। यू हैव टू रेज मनी हैज टू कम फ्रॉम समवेयर। अगर IMF और वर्ल्ड बैंक, अच्छा IMF क्या कहते हैं कि मैं अगर 1.6 दे भी दूं और आपकी जो कर्जे की सिलसिला शुरू भी हो जाए, तो माल इतना चाहिए, 27 अरब चाहिए हमें अगले साल में, तो वो कहाँ से आएगा। अगर हमारे डोनर्स जो हैं, जिनमें सबसे बड़ा चाइना है, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें UAE है, अगर वो फैसला कर लें कि हमारा बाजू थामना है उन्होंने, तो हम तो आने वाले तमाम अदवार के लिए लानत भेज देंगे IMF पर। और भाई ये चाइना में मस्जिद जला दी है, अब कहाँ हो वो फजलुर रहमान साहब जो पूरी टीम लेके बाहर आ जाते हैं सड़कों के ऊपर, कहाँ हो, अब क्यों नहीं बोल रहे। ये इंडिया में नहीं हुआ इसलिए। देखो, एक अफगानिस्तान जिसको दुनिया नहीं पूछती, उसको दुनिया को नहीं गले लगाती, लेकिन भारत उनको गले लगा, उनको ट्रेनिंग दे रहा है, उनकी आर्मी को भारत ट्रेनिंग कह रहा है, उनको खड़ा कर रहा है, अपने कदमों पे उनको खड़ा कर रहा है। भारत एप्पल बना रहा है, असला बेच रहा है अफ्रीकन कंट्रीज को। ताइवान पे पहले उनकी नजर है कि अगर चाइना ने वहां अटैक किया तो सारे ताइवान वाले आके चिप सारे कंप्यूटर के भारत में बनाएंगे। हमें अब भी पता लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि आखिर क्यों इतना मोहब्बत करते हैं भारत से। इस वजह से कि भारत के इतने बड़े एहसान है उन पर कि भाई बंदा क्या बात करे तो क्या ना करे, बंदा अगर बात करने बैठे तो बशाम हो जाए। नमस्कार दोस्तों, अब तालिबानों की तरफ से पाकिस्तान को ऐसा लग रहा है कि तालिबान जो है उनको धोखा दे रहे हैं, यहाँ पर बिट्रेल मिल रहा है उनको तालिबानों की तरफ से। लेकिन तालिबानों ने भी अच्छा खासा यूज़ किया है पाकिस्तानियों का। अब देखिए यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जब तालिबान वहाँ की गवर्नमेंट से लड़ रहे थे तो पाकिस्तान ने अच्छा खासा सपोर्ट किया। पाकिस्तान को ऐसा लगता था कि भाई अब हम तालिबानों का यूज़ करेंगे इंडिया के खिलाफ, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। आज तालिबान के अच्छे खासे सैनिक जो है वो इंडिया के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं, और कई सारे प्रोजेक्ट्स है, कई सारे डैम वाले प्रोजेक्ट्स है जो इंडिया ने फिर से रिज्यूम कर लिए, और नए नए प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं। ये सब बात तो ठीक है, लेकिन पाकिस्तान को जो एक्सपेक्टेशन थी वो 1% भी यहाँ पर फुलफिल होती हुई दिख नहीं रही है। इतनी गंदी सिचुएशन है कि एक तरफ TTP को छोड़ दिया है तालिबानों ने पाकिस्तान के पीछे, दूसरी तरफ खुद तालिबान जो है वो उनकी बॉर्डर है, मतलब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है उनको मानने को तैयार नहीं है। कई बार फेंसिंग तोड़ दी गई है, कई बार उनकी तरफ से स्टेटमेंट आया है, कई बार उन्होंने अफगानिस्तान का एक नया नक्शा भी प्रेजेंट किया है जिसमें आधा पौना पाकिस्तान चला जा रहा है।
तो यही बात हो रही है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन खाई साहब, इस वक्त पाकिस्तान के दफा के लिए सबसे बड़ा ख़तरा क्या है? इमरान खान है या मोदी है या कोई और है? देखिए अमीर साहब, मोदी तो एक ऐसा दुश्मन है जो सामने हमें नज़र आ रहा है और 75 साल से हम उसके साथ निपट रहे हैं। को हमें उससे खौफ तो नहीं है ना, अल्लाह का फजल है। हमने जंगें लड़ी हैं, जंगों में जो है वो हमारे शोहदा जो हैं 9 मई में जो कुछ उनके साथ जो है PTI ने के मुजाहिरीन ने जो कर है, इमरान खान ने जो उनको तरबियत दी हुई है या जिस तरह इंसाइट किया हुआ है, या हमारी इंस्टॉलेशंस पे हमला, हमारी इंस्टॉलेशंस पे दुश्मन ने कभी इस तरह हमला नहीं किया, ना उसको हमला करने दिया है हमारी अफवाज ने। हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं, चाहे वो बर्री हैं, बहरी हैं या हवाई हैं, उन्होंने जिस तरह एक नाकाबिल तस्खीर डिफेंस जो है माजी में किया है मुल्क का, अब अभी 2-3 साल पुरानी बात है ना, अभिनंदन आया था, उसको वापस किया हमने, वो एयरफोर्स के नुकते। हमारी जो दहशतगर्दी की जंग में फ़तह थी वो हमारी अफवाज की फ़तह थी। ये मैं रीसेंट एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं दूर जा ही नहीं रहा। तो इस सूरत हाल में जब हमारी दफाई फोर्सेस जो हैं वो अपना किरदार अदा कर रही हैं, उनको जिस तरह 9 मई के दिन जो है जिस तरह टारगेट किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि ख़तरा जो है अब बैरूनी नहीं है, वो तो शनाख्त शुदा ख़तरा है। उसकी शनाख्त आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ, एक बच्चा भी करता है कि ये हमारा आज़री दुश्मन है। लेकिन ये अंदर से जो हमारे दुश्मन पैदा हो गए हैं, जो हमारी एक्चुअली इबादत को, हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहे हैं। और 9 मई का दिन जो है वो शहादत है इस बात की। अच्छा, ये बगावत थी। अच्छा, बगावत थी, बिल्कुल। मैंने आज नहीं, मैंने अगले दिन भी आपके प्रोग्राम में कहा है, ये म्यूटनी थी, ये बगावत थी और बगावत नाकाम हुई है। अब मुझे बताएं कि तारीख में जब बगावत नाकाम होती है तो फिर क्या होता है, आप मुझे बता दें। अच्छा। आप आज अवाम से मैं ज़रा सामने होकर बातें करता हूँ और मैं इन्हें बताता हूँ कि जेन्युइन बात क्या है। सारी ज़िंदगी और हमेशा मुझे जो आप इल्ज़ामात लगाते रहे हो कि हिंदुओं के बारे में बात करता है, ये इंडिया का यार है, ये मोदी का यार है, ये गद्दार है। भाई साहब, आज से इंडिया की बात करनी छोड़ते हैं हम लोग। अच्छा। हम करते हैं मुसलमानों की बातें यार। और मुसलमान, चाइना में क्या हो रहा है मुसलमानों के साथ, इंडिया में तो कुछ हो जाए तो आग बन जाती है और वो आग लग जाती है हर जगह पे। सर सुनिए, आप बात सुनिए भाई। चाइना में मुसलमानों की मस्जिद जला दी जाती है, शहीद की कर दी जाती है। चाइना में वो चाइनी जो आपके यार हैं, जिन्हें आप अपना फ्रेंड कहते हो, तो फिर चाइना का सदर भी गद्दार होना चाहिए, क्योंकि इंडिया का सदर भी गद्दार कहते हो ना आप वज़ीर आज़म को, कि इंडिया के मोदी साहब गद्दार हैं, या वो टेररिस्ट हैं, या वो जालिम हैं, या वो जुल्म कर रहे हैं। तो अब चाइनीज़ जो वज़ीर आज़म हैं, उन्हें आप गद्दार, टेररिस्ट, ज़िम्मेदार करार दोगे या नहीं दोगे? अब यही मस्जिद इंडिया में शहीद की जाती, इंडिया में जलाई जाती, आपके मौलाना साहब, और किधर गए वो मौलाना साहब, किधर गए वो मदरसों वाले, किधर गए वो मस्जिदों वाले जो 1 मिनट में बाहर निकल आते हो, मुसलमानों पे ये हो गया, मुसलमानों पे वो हो गया। और भाई ये चाइना में मस्जिद जला दी है, अब कहाँ हो वो फजलुर रहमान साहब जो पूरी टीम लेके बाहर आ जाते हैं सड़कों के ऊपर, कहाँ हो? अब क्यों नहीं बोल रहे? ये इंडिया में नहीं हुआ इसलिए, चाइना आपका यार है, उधर हो गया इसलिए। यानी कि जो आपका यार है वो आपकी मस्जिद को जलाए, आपके मुसलमानों को मारे, आपके साथ जो मर्जी जुल्म करे, यार के लिए नहीं बोल सकते आप लोग। क्यों गैरतमंद जो लोग हैं ना, गैरतमंद, क्यों मैं कहता हूँ इंडियंस को गैरतमंद, हमेशा मैंने जब भी कोई इंटरव्यू दिया ना उन्हें गैरतमंद कहा है। भाई आपकी इंडिया के तौबा नौज़बिल, मैं वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इंडिया के किसी मंदिर को हाथ लगा के दिखाओ, वो आपको बताते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में मंदिर हो, चाहे वो यूरोप में हो, चाहे लंदन में हो, आपकी मस्जिद इंडिया में जले तो आप चीखें मारते हो, आप सड़कों पे, मौलाना साहब कश्मीर डे मनाने आ जाते हैं सड़कों के ऊपर और पता नहीं क्या करने आ जाते हैं। अब आपकी एक मस्जिद चाइना में शहीद की गई, आपके बेस्ट फ्रेंड हैं, अब आप बोलते पता है क्यों नहीं हो? देखिए सर, एक इंसान ने आपको ख़रीदा हो या एक इंसान आपके साथ बिजनेस कर रहा हो, आप अपना मुंह बंद कर लोगे, हक के लिए कभी नहीं खड़े होगे। असल मुसलमान वो है, असल इंसान वो है जो अपने हक के लिए खड़ा हो। आज मैं मुसलमानों के लिए खड़ा हो रहा हूँ, छोड़ दी इंडिया की बात, करता हूँ मैं चाइना की बात। अब मुझे बताओ कौन इस चीज़ का न्याय देगा हमें, कौन इस चीज़ का हमें जो है ना, भी आपको एजेंट ही कहा जाएगा कि भाई ये इंडिया के कहने पे चाइना के मुसलमानों की बात कर, और मजे की बात। और ये बात मैं बड़ी गारंटी से कहता हूँ कि अगर चाइना में मुसलमानों को लेकर कुछ होता है तो वो इंडिया का मीडिया बहुत हाईलाइट करता है कि भाई ये देखें यहाँ पे ह्यूमन राइट की वायलेशन हो रही है, यहाँ पे रिलीजियस जो सी पाबंदी है, इसका मतलब हमारे से बेहतर तो इंडिया वाले हैं जो कम अज़ कम उनकी आवाज़ उठा रहे हैं चाइना वालों। सर मैं इंडिया की तारीफ इसलिए करता हूँ, देखो इंडिया के साथ कोई मेरा वो कुछ ख़ास सिलसिला तो नहीं है, ना कोई
बिजनेस है, ना कुछ है, ना लेना देना है। इंडिया की तारीफ हमेशा सच के ऊपर करता हूँ, सच्ची बात पे करता हूँ कि वो लोग देखो तरक्की करते हैं तो मैं कैसे कहूँ कि वो तरक्की नहीं करते। वो लोग, अब हम लोग कहते हैं ना कि इंडिया में ये हो गया, वो हिजाब के ऊपर जो मैंने एक इंटरव्यू में भी बात की थी, वो लड़की खड़ी हुई हिजाब के ऊपर, उसने इंडिया में टॉप किया है, उसी यूनिवर्सिटी में उस लड़की ने टॉप किया है भाई, पक्की बात है, आप सर्च कर सकते हैं। उसी लड़की ने, आइडिया नहीं, मैं पक्की बात कर रहा हूँ, आप सर्च कर लीजिए, उसी यूनिवर्सिटी में उस लड़की ने टॉप किया है। अगर हम कहते हैं कि इंडियन जो हैं वो बड़े जालिम हैं, मुसलमानों पे जुल्म करते हैं वो लोग, तो वो लड़की कैसे टॉप कर जाती? वो लड़की तो अगवा हो जाती, उसको तो घर से उठा लिया जाता, उसके घर जल जाते। यानी कि इंसानियत के हकूक उधर मौजूद हैं भाईजान। आपको मैं ऐसी बाइक दिखाने लगा हूं कि जो आपने पहले कभी भी नहीं देखी होगी, जो कि दरख्त के ऊपर चढ़ने वाली बाइक है। गूगल टू मेक इंटरनेट सर्च अवेलेबल इन ओवर 100 इंडियन लैंग्वेजेस। उस शख्स को इंडिया की गवर्नमेंट ने इतना प्रमोट किया कि अब उस बाइक को इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर बनाई जा रही है और अदर कंट्रीज में प्रमोट की जा रही है। अगर कोई ये कहे कि इंडियंस हमें आगे आने नहीं देता, ये इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ टोटली। पहली बात तो ये कि हमारे अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि हम एक इंडियन को मात दे दें। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 1138 पॉइंट जो है वो नीचे आई है। पाक रुपया कंटिन्यूसली गिर रहा है और आप बोल रहे हैं मल्टीपल अच्छे हैं, अर्निंग अच्छी है। खाक अच्छी है, मल्टीपल और अर्निंग। और 2020 में गूगल ने बोला था कि हम $10 अरब इंडिया में अगले 5-7 साल में हम इन्वेस्ट करेंगे। आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया नहीं होता ना आज, और आप और हम भी नहीं होते। ये हमें समझना पड़ेगा और शुक्रगुजार रहना पड़ेगा जिसका ये विजन है मोदी जी का। किसान ने मतलब इतना, अगर एक आम किसान ने इतना अच्छा उसने जहन लड़ाया और इतने एक टेक्निकल चीजें बहुत सारी हैं इसमें। एडोबी प्रीमियर, एडोबी फोटोशॉप, जो एक एडोबी का पूरे सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन सबका सीईओ इंडियन है। हम अपने साथ मुकाबला नहीं कर सकते, उनको छोड़ दें, हम अपने साथ मुकाबला नहीं कर सकते। कितनी शर्मनाक बात है, पाकिस्तान दुनिया में मजाक बन गया है। और एक हमारे प्रधानमंत्री जी है जिनको हमारे बारे में दिन रात सोचते, भारत की जनता के, वो कहते हैं प्रधान सेवक हूँ। दूसरे कंट्री में, यूरोप में जाता हूँ, देखता हूँ तो वहाँ सोचता हूँ कि काश कि पाकिस्तान में ऐसा होता, और मैं सोचता नहीं, अगर पाकिस्तान में भी ऐसा होता तो मिसाल किसकी देते हम। अभी रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप हुआ है, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, उनकी स्टेटमेंट आई है कि इस तरह का इवेंट बहुत जल्द हम भारत के अंदर भी मतलब ऑर्गेनाइज करेंगे। आपको लगता नहीं आप और हम लकी सनातन की धरती पर पैदा हुए, जहाँ हमारा एक नाम है, जहाँ हम बात कर सकते हैं, खुल के सांस तो ले सकते हैं। आपको पता पूरा इंग्लैंड, पूरा यूरोप इंडिया के टेक्नीशियन चला रहे हैं, इंडिया के IT वाले चला रहे हैं, जो कार्ड से लेके ट्रेन तक इंडिया वाले चलाते हैं। Because सनातन is a way of life, it is much beyond a religion. दुनिया सनातन का लोहा मानने लगा है, दुनिया मानने लगा है। नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है कि अकेला एक इंडियन ही पूरे पाकिस्तान पर हावी हो सकता है, या फिर कहे कि इंडियंस के पास इतनी स्किल है कि वो किसी भी पाकिस्तानी को अपने सामने टिकने नहीं देगा। देखिए, अब यहाँ पर अगर आप वर्ल्ड वाइड एग्जांपल भी देखिए, क्योंकि मैं यहाँ पर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन वैसे तो बनती नहीं है, लेकिन फिर भी कर रहा हूँ क्योंकि हम दोनों 47 में ही आज़ाद हुए थे। पॉपुलेशन वाइज अगर आप देखो, मतलब दिखावे वाइज देखो, तुम सेम थे, पहले एक ही काउंट किए जाते थे। देखिए, दुनिया भर की जो MNCs है, बड़ी बड़ी कंपनीज है, अगर आप देखो तो इंडियंस ऐसा नहीं कि सिर्फ टॉप पोस्ट पर, आपको मिडिल लेवल की जो स्ट्रॉन्ग पोस्टिंग होती है वहाँ पर भी इंडियंस मिलेंगे, बॉटम लेवल पर भी मिलेंगे, और टॉप लेवल पर तो आपको पता ही है कि सुंदर पिचाई और सत्य नडेला जैसे लोग कई सारे हैं। ठीक है, क्या आपने कभी किसी पाकिस्तानी का नाम सुना कि कोई टेक जाइंट है या फिर दूसरी कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उसके कोई CEO बन गए? आपने कभी नहीं सुना होगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि भी इंडियन के साथ कंपैरिजन करना ही गलत बात है, आपको नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। देखें, इंडिया की जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर या IT के अंदर जितना इंडिया बूम कर रहा है, ग्रूम कर रहा है, हमारा तो मुकाबला है ही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, इंडिया के अंदर जितना टैलेंट, जितना IT को फ़रोग़ दिया जा रहा है पूरी दुनिया में, तो इंडिया, मैं समझता हूँ कि इस तरह जिस तरह से एक IT को फ़रोग़ देना चाहिए, उसको बूम देना चाहिए, उसको मैक्सिमम नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचा देना चाहिए। आप देखें, एडोबी प्रीमियर, एडोबी फोटोशॉप, जो एक एडोबी का पूरे सिस्टम सॉफ्टवेयर, इन सबका CEO इंडियन है। आपके पास गूगल के CEO आपके पास इंडियन है। तो वो सारी चीज़ें कुल मिला के कहें तो इंडिया के अंदर एक नया बूम, नया बूस्ट आ गया, जिसकी वजह से एक IT इनका है सेक्टर बहुत डेवलप कर रहा है हमारे मुकाबले में। अब तो हम तो उनके मुकाबले में है ही नहीं। ये इंडिया के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया के फ्यूचर के लिए बहुत बेहतरीन, अहम और बहुत मददगार साबित होगा। अच्छा, कहा जाता है कि
जिस तरह आपने भी खुद ही जिक्र किया कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोब, नोकिया, इन सब के सीईओज इंडियन हैं, तो ये इंडिया को फेवर देते हैं, इसलिए पाकिस्तानियों को आने नहीं देते आगे, उनको उस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं देते, उनको इस तरह से सर्विसेज नहीं देते, क्या कहेंगे? देखें, एक तो ये है कि अगर कोई ये कहे कि इंडियंस हमें आगे आने नहीं देता, ये इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ टोटली। पहली बात तो ये है कि हमारे अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि हम एक इंडियन को मात दे दें, छोड़े अमेरिकन या बरतानी किसी बंदे को। हम अगर इंडिया के एक बंदे को मात नहीं दे सकते हैं, उनसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं, हमारी आईटी यूनिवर्सिटीज़ इतना काम नहीं कर सकते हैं कि हम कल को बीएस के बाद एक हाई लेवल अथॉरिटी पोस्ट पे जाके उनका मुकाबला करें। अगर ये हमें नहीं सिखाया जाता, नहीं बताया जाता, नहीं समझाया जाता, या उस मुकाबले के उस लेवल तक, मयार तक हमें इस तरह की स्टडीज़ नहीं करवाई जाती, हमारा मुकाबला तो है ही नहीं। हम अपने साथ मुकाबला नहीं कर सकते, उनको छोड़ दें, हम अपने साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा जो ओवरऑल एक हमारी टाइमलाइन दिया जाता है, हमें एक आउटलाइन कोर्स दिया जाता है, उसके अंदर देखें तो हर साल वही है, F=m है, पेज नंबर 10 में था 10 साल पहले, आज भी पेज नंबर 10 F=m है। और फाइन यार, बस चेंज करें ना, टाइम के साथ साथ चेंज करें। अब अमेरिका के अंदर और ब्रिटेन के अंदर आपका जो कंटेंट होता है वो ईयरली वो चेंज होता है, वो चेक करते हैं कि इस टाइम क्लाइमेट चेंज का आपका मेनली फोकस है, तो वो अपने कोर्स आउटलाइन के अंदर उन चीज़ों को चेंज करते हैं। हमारे यहाँ आज भी ये मेरे वालिद साहब ने F=m पेज 10 पैराग्राफ नंबर 5 लाइन नंबर 7 में पढ़ा, मैंने भी उसमें पढ़ा है। तो देयर इज डिफरेंस ऑफ 40 ईयर्स। हम कहाँ, इंडिया कहाँ, बाकी दीगर दुनिया कहाँ। तो इसलिए हमारे पास हमारी यूनिवर्सिटीज़ का मयार, हमारे स्कूल का मयार, जब तक कोर्स आउटलाइन टाइमली अपडेटेड नहीं होगा, तब तक हम आईटी सेक्टर तो दूर के बाद हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, किसी भी सेक्टर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कहीं पे तरक्की नहीं कर सकते। हमारा मुकाबला हमसे, इंडिया को छोड़ दें, इंडिया तो बहुत आगे जा चुका है, इंडिया इस टाइम बहुत बूम कर चुका है। उनके फ्यूचर और आईटी इंडस्ट्री और उनका नेक्स्ट अपकमिंग प्लान्स हम सोच भी नहीं सकते। हो माइट बी पॉसिबल कि आफ्टर 50 ईयर्स हम सोचें कि हम ये करना चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोटिक सिस्टम होना चाहिए, सारा कुछ हो सकते हैं हम सोचें। नाउ दे आर वर्किंग, तो उनके लिए इस टाइम बूम बिल्कुल वो राइट डायरेक्शन पे है, और वो बूम करेंगे क्योंकि उनके लोग, उनकी स्टडीज़, उनके एजुकेशन, उनके यूनिवर्सिटीज़ इस तरह से उनको टीच करते हैं कि वो दे कम्पीट विद इंटरनेशनल कम्युनिटी। मैं आप लोगों को ना एक बाइक दिखाने लगा हूँ जो कि एक इंडियन शख्स ने बनाई है, जो कि दरख्त पर चढ़ने के लिए बनाई है वो बाइक। तो दरख्त पर बहुत सारे लोग चढ़ते थे पहले, जो कि ऊपर से नारियल का पौधा, दरख्त बहुत दूर होता था, लोग गिर के मर जाते थे। तो उस बंदे ने देखा है कि इसी बेस पर उसने एक मोटरसाइकिल बनाई है, जो कि इजीली आप चीज़ों को, दरख्त को तोड़ सकते हो। अब वो पहले वीडियो देखेंगे, उसके बाद बात करेंगे। जबरदस्त खजूरों के दरख्त काटने के लिए। ऐसे चढ़ते थे खजूर, ऐसे चढ़ते थे बिल्कुल। जबरदस्त। तो अब ये इंडस्ट्रियल लेवल पर लोगों के लिए बनाई जा रही है, जो कि अदर कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट भी की जा रही हैं। देखें कि एक बंदे ने काम किया और उसको उठा लिया। इंडिया लोगों की वैल्यू करता कि नहीं करता? क्या पाकिस्तान में उस किस्म की वैल्यू मिलती है लोगों को? नहीं मिलती तो नहीं है, मगर मिल सकती है अगर कोशिश करें, करप्शन ना हो, करप्ट लोग ना हो, तो ये इंडिया से लाख दर्जा अच्छा पाकिस्तान है यहाँ पे। आप क्या कहना चाहेंगे इसको, जो इस बंदे ने इतना बड़ा काम किया उसके लिए? नहीं, वर्किंग तो नो डाउट इसकी बहुत अच्छी है, बड़ी भी है, मगर मेरा एक सवाल आया, ये इंजीनियर है, ये किसान लग रहा है, तो किसान ने मतलब इतना, अगर एक आम किसान ने इतना अच्छा उसने जहन लड़ाया और इतने एक टेक्निकल चीज़ें बहुत सारी हैं इसमें जो उसने बनाया, तो नो क्यों नहीं? एक्टिविटी के लिए पढ़ा लिखा होने की जरूरत नहीं है। वैसे उसको लगा कि ये चीज़ थोड़ी सी कमी है इस चीज़ की, तो उस चीज़ ने बना डाली। जरूरत है ना, सोच की जरूरत है कि हमारी सोच जाए इस तरीके से। और मैं बताता चलूँ, लिटरेसी रेट पाकिस्तान की निस्बत इंडिया का बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो चीज़ों को समझते हैं कि भाई आने वाले टाइम के अंदर वो आने वाले 10 सालों का प्लान बनाते हैं, 20 साल में कहाँ होगा इंडिया, इस चीज़ को देखते हैं। इस चीज़ से एग्री करते हैं या नहीं आप? नहीं, बिल्कुल एग्री करते हैं, क्योंकि हम भी प्रोग्राम बनाते हैं, कल किसकी जेब से पैसे निकालने, हमारे बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं, तो जब ये मुल्क चल रहा है, वरना ये मुल्क नहीं चलता है। समझ रहे हैं ना आप? तो ये बस इसका वजह ये है चलने की कि हम भी बड़े प्लान करते हैं, बड़े अच्छे। हम अगर ये सच्ची मोहब्बत कर लें कि जैसे मैं यूके में देखता हूँ या दूसरे कंट्री में, यूरोप में जाता हूँ, देखता हूँ, तो वहाँ सोचता हूँ कि काश कि पाकिस्तान में ऐसा होता, पर मैं सोचता नहीं,
अगर पाकिस्तान में भी ऐसा होता तो मिसाल किसकी देते हम। तो भैया सीधा वजह कि इंडिया में वाकई बहुत सारे, आपको पता पूरा इंग्लैंड पूरा यूरोप इंडिया के टेक्नीशियन चला रहे हैं, इंडिया के आईटी वाले चला रहे हैं। जो कार्ड से लेके ट्रेन तक इंडिया वाले चलाते हैं, पाकिस्तान वाले क्यों नहीं चला सकते? क्यों नहीं चला सकते हैं, मगर यहाँ करप्शन और पेट कैसे किसकी जेब से पैसे निकालने, कैसे बेड़ा गर्क करना है। बहुत टैलेंट है हमारे यहाँ भी, लोगों में टैलेंट है। उस टैलेंट को आगे लाने के लिए साथ चाहिए होता है गवर्नमेंट का, वो नहीं मिल पाता हमें। वहाँ गवर्नमेंट साथ देती है तो वहाँ टैलेंट लोग आगे आ जाते हैं, हमारे का टैलेंट दब जाता है। और एक चीज बताओ रोहित भाई, हमारे यहाँ भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छी चीज बोली थी, कर्मा कर्मा कम्स बैक। जो बोओगे वही पाओगे। बबूल का पौधा लगाओगे तो गुलाब नहीं उगेंगे। और ये पाकिस्तानियों ने जहादी पाले थे, अब इनको ही काट रहे। आपने देखा पाकिस्तान को कैसे काट रहे, हर तरफ से, कहाँ से नहीं काट रहे। और इन्होंने ये वायरस को ब्रीड किया था, दुनिया की ऐसी तैसी करेंगे, दुनिया के पेट पे लात मारेंगे, दुनिया पे कंट्रोल करेंगे, वही वायरस इन पे पलट रहा है। जी जिनपिंग का बनाया हुआ बायो वेपन उसके मोस्ट लीथल पॉलिटिकल वेपन बन गया उसके अगेंस्ट। होगा क्या? कुछ दिन तक ये मामला ठंडा ऐसे चलेगा, लोग कुछ मरेंगे कुछ नहीं मरेंगे, प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा। ये दो ऑप्शन है, या तो जी फिर कोविड लगाएगा, बट अब लगाए ना लगाए, मैटर ऑफ टाइम। चाइना की इकोनॉमी तो टूटेगी ही टूटेगी, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। इट विल नॉट बी एबल टू होल्ड। लगाए ना रिस्ट्रिक्शन लगाए, कुछ लोग मरे ना मरे, कुछ भी होगा। अब ये ओपन हो गया है, चाइना में एक रेवोल्यूशन आने वाला है, एंड देयर विल बी मोर ब्लड स्पिल्ड इन चाइना। आई होल्ड माय प्रेडिक्शन, देयर विल बी मोर ब्लड स्पिल्ड इन चाइना। चाइना में खून गिरेगा रोहित भाई, खून गिरना ही वहां पड़ेगा, क्योंकि ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी। अब 140 करोड़ लोगों को बंद नहीं कर सकते, और हमारी कॉमन चाइनीज से कोई दुश्मनी नहीं। हमारी जो अदावत है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है और जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग के साथ। हमें तो सहानुभूति है, हम तो चाहते हैं लोगों को ह्यूमैनिटेरियन मदद मिले कहीं के भी हो। बट अगर आप हमारे साथ तवांग में भिड़ोगे तो हम हमको मार मार के आपका बुरूदा बना देंगे। सीसीपी की इतनी हालत खराब है, ताइवान से हमें कह रहे कि आप हमें ट्रेन कर लो, आप हमें ट्रेन कर लो, हमारे पास 2 मिलियन रिजर्व है। अगर 20 भारतीय सैनिक पीएलए का ये हाल बना सकते तो हमारे पास तो 2 मिलियन रिजर्व है। हम तो इनको 200 साल तक जीतते नहीं देंगे। आज भारत का नाम हमारी वीर सेना ने पूरे दुनिया में उजागर किया है। एवरीबॉडी एंड एवरी इंडियन, वेयरएवर यू आर लिविंग इन द वर्ल्ड, आपका पासपोर्ट कोई भी हो आज की डेट में, आपको बताओ सबका दिल स्किप्स अ बीट जब भारतीय सेना की बात आती है। भारतीय सेना ने जो जौहर दिखाया है, जो दमखम दिखाया है, सर दुनिया कायल हो गई है, दुनिया फैन हो गई है, और मैं तो उनको सल्यूट करता हूँ। ये है ताकत 130 करोड़ लोग अगर साथ चले, ये है ताकत नेशनलिज्म की, ये है ताकत यूनिटी की, ये है ताकत भारतीयता की, ये है ताकत सनातन की। क्योंकि अगर आप मुसलमान भी, आप क्रिश्चियन भी है, बाय रिलीजन यू कैन बी अ क्रिश्चियन और अ मुस्लिम, बट बाय कल्चर यू आर अ हिंदू, यू आर अ सनातनी, बिकॉज सनातन इज अ वे ऑफ लाइफ, इट इज मच बियॉन्ड अ रिलीजन। तो ये है सनातन की पाव ताकत रोहित भाई। दुनिया सनातन का लोहा मानने लगा है, दुनिया मानने लगा है, और वैसे भी शाख्तों को कौन हिला सकता है? जो जहाँ जहाँ शक्ति की भूमि हो उनको कौन हिला सकता है? किसकी औकात है? यहाँ देखिए हमारे 2 दुश्मन थे, हैं पाकिस्तान की। रोहित भाई आपसे कोई छुपा नहीं है, तहस नहस हो रहा, पाकिस्तान खुद टूट रहा, और ये चाइना, और ये आए थे हमें मारने। 2 फ्रंट वॉर की बातें कर रहे थे। अब अपने ही फ्रंट संभाल लो अपनी फ्रंट संभाल लो, ये ना हो कि पेंट उतर जाए। -1 0 आकाश लास्ट। इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम समर, उसके ऊपर एक तजर्बा किया गया, और उसमें एक मिसाइल सिस्टम जिसमें एक वार से 4 निशाने बांधे जा सकते हैं। रशिया नहीं कर सका, अमेरिका नहीं कर सका, चाइना नहीं कर सका, जो भारत इंडिया ने करके दिखाया। और यार इसमें कोई डाउट नहीं है, एक तरह का ये मैसेज भी होता है। ये जो सूरत हाल है ये इंतहाई खतरनाक है, और भारत के हवाले से अगर हम देखें तो उसका जो मिसाइल सिस्टम है, उन्हें उस मिसाइल सिस्टम के हवाले से सर्टिफिकेशन लेनी चाहिए। भारत जो है वो आजकल एक बड़ा प्रोएक्टिव एक्सरसाइज कर रहा है। हमने तो 300 जंगे कहा था, तो उन्होंने 300 बार जंग के बजाय जो है वो एक ही वार में
4 निशाने बांधने की बात कर दी है। पाकिस्तान के आइटम अगर तो किसी की शादी के लिए बना हुआ है, किसी प्राइम मिनिस्टर के बेटे की शादी पे चलाना ना, फिर हम कहते हैं ये तो बना उस काम के लिए। ये बना मुल्क के दिफा के लिए, इसको चलाएं, चेक करें, ये ना हो इसको जंग लग जाए, कल को हम चलाएं ये चले ही ना। ये दुनिया का पहला सिस्टम इंडिया का है क्योंकि ये इंडिजिनस है, ये भी मेड इन इंडिया की ही एक शाख है या एक ब्रांच है। इसे खरीदने के लिए कई अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों ने ऑर्डर दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, अब S-400 तो हमारे पास है ही, लेकिन उसके अलावा DRDO ने एक और भी सिस्टम बनाया है जो पाकिस्तान की तरफ से आने वाली 4 से 5 मिसाइलों को भी रास्ते में गिरा सकता है। अब देखिए, इंडिया जो है वो DRDO के मार्फत से या फिर कहे कि और भी जो हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ है उसके मार्फत से इतना स्ट्रांग होता जा रहा है, खास करके ये जो हथियारों की बात हो रही है उसमें। पाकिस्तान आज भी वहीं का वहीं है। देखिए, हमने S-400 परचेज़ किया तो पाकिस्तान का कहना ये था कि बैलेंस बिगड़ जाएगा इस खित्ते का, मतलब कि इंडिया के पास ज़्यादा वेपन्स आ जाएंगे वगैरह वगैरह। जैसे हमने पहले न्यूक्लियर टेस्टिंग किया था तो उसके 1 हफ्ते के बाद पाकिस्तान ने भी कर लिया, तो कि भाई ठीक है, बैलेंस मेंटेन है, कोई किसी पर हमला नहीं करेगा। हालांकि इंडिया की हिस्ट्री रही नहीं है किसी पर भी हमला करने की, लेकिन फिर भी यहाँ पर बात हो रही थी। देखिए, इंडिया इस टाइप की टेक्नोलॉजी लाता रहेगा तो फिर इंडिया को तो पैसे खर्च करने हैं नहीं, लोकल सिस्टम है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जो कि पैसे उनके पास है नहीं तो परचेस कहाँ से करेंगे। ये जो बैलेंस है वो और बिगड़ता जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। मेड इन इंडिया शील्ड टू काउंटर एनिमी मिसाइल अटैक। और इसमें यह है कि ये जो शील्ड की बात की जा रही है उसमें समर है, समर एयर डिफेंस उनका सिस्टम है, जिसमें एक ही फायर यूनिट से वो 4 निशाने बांध सकेंगे। यानी ये मिसाइल सिस्टम है जिसमें जब किसी की तरफ से उनके ऊपर कोई हमला होता है और उसमें जो है वो अगर उनका दुश्मन ताक के निशाने बांध रहा है तो उन्होंने ये सिस्टम बनाया है कि जिसमें वो एक सिंगल यूनिट में वो 4 मिसाइल्स को जो है उसको टारगेट कर सकेंगे और कामयाबी से टारगेट कर सकेंगे। अच्छा, इसमें यह है कि टू बूस्ट इंडियाज डिफेंस कैपेबिलिटीज टू टैकल पोटेंशियल एरियल थ्रेट्स। ये बाकायदा बार बार हर जगह पर चल रहा है, बल्कि देखें कुछ जगहों पर तो चल रहा है कि पोटेंशियल थ्रेट्स। तो आप जानते हैं कि जब भारत की उसकी बात की जाती है कि कौन किस तरफ से हमला हो सकता है या किस तरफ से थ्रेट है, तो वो 2 ही कंट्रीज हैं, एक है चाइना और दूसरा है पाकिस्तान। लेकिन ये जो सिलसिला है इस वक्त जो हो रहा है, ये एक ऐसी टाइमिंग है कि जिस वक्त चाइना की तरफ से तो ऐसी कोई बात नहीं हुई ना दोनों मुल्कों के बीच। ये तो बातचीत चल रही है इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के बीच, कुछ थोड़ा सा जो है ना वो गर्मा गर्मी हो रही है। तो जाहिर है कि अगर ऐसे वक्त में एक वीडियो वायरल होती है तो उसको फिर ऐसे ही देखा जाता है कि अच्छा ये जो है ये फिर एक रिप्लाई है कि ये हम तुम्हें बताते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ और थोड़ी सी जो है वो इस सिस्टम के हवाले से जो ये बात कही जा रही है कि ये दुनिया का पहला सिस्टम इंडिया का है क्योंकि ये इंडिजिनस है, ये भी मेड इन इंडिया की ही एक शाख है या एक ब्रांच है। और इसमें भी उन्होंने खुद अपने अंदर ये कैपेबिलिटी पैदा की है और उसके थ्रू जो है उन्होंने ये सिस्टम बनाया गया जिसको समर कहा जा रहा है। समर नाम इसलिए कि जो मैंने आपको बताया सरफेस टू एयर जो ये मिसाइल सिस्टम है, लेकिन इसका नाम आकाश भी बताया जा रहा है। और ये जो तजर्बा, ये जो एक एक्सरसाइज की गई है, ये सूर्यलंकन जो उनका एयर जो स्पेस स्टेशन है वहां से ये उसने ये वाली तमाम प्रैक्टिस की गई है। अच्छा, फिर इसमें क्या है, समर इज ए क्विक रिएक्शन सरफेस टू, क्या जिस तरह हम देखते हैं, ये तो मैंने वो बात की। लेकिन अगर आप इसको वैसे देखें कि जैसे कि भारत देख रहा है तो वो ये कह रहा है कि ये मेड इन इंडिया है। अब इसको क्या करेंगे, एक तरफ तो उन्होंने ये बना लिया और उसकी जो वीडियो वायरल होने की हम बात करें उसमें ये दिखाया गया है कि कैसे 4 निशाने जो है एक साथ बांधे गए और वो कामयाब हुए। तो इस बिना पर कहा जा रहा है कि भारत पहला कंट्री है कि जिसने अपना ये एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा बनाया। ओके, लेकिन जो दूसरी इसकी बात है वो ये है कि क्योंकि ये अपने मुल्क के अंदर ही बनाया गया तो अब इसको बेचा जाएगा। और इससे पहले भी जब तेजस की बात हो रही थी कि वो बनाया गया, उसमें क्या कि अब उसके लिए जो है वो बिड किया जा रहा है या बहुत सारे कंट्रीज जो है वो उसमें इंटरेस्टेड हैं और वो उसके लिए जो है वो उसको खरीदना चाहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अब इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो एक्सरसाइज है वो रिसेंटली हेल्ड एट एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंकन आंध्र प्रदेश, और उसमें उसके बाद से जो है उससे पहले ये तमाम प्लान कर लिया गया है कि कैसे कौन से कंट्रीज जो है वो इसको लेना पसंद करेंगे या किन के पास अब ये बेचा जाएगा। और इसको जो है जाहिर है कि उनकी अपनी एक चीज बन गई है अब इसको वो, और अगर जिस तरह कहा जा रहा है कि पहला मुल्क है कि जिसने ऐसा सिस्टम बनाया है, तो फिर ऐसे बहुत सारे कंट्रीज के जिनके पास ये सिस्टम
सिस्टम नहीं है। वैसे तो अगर ये कहा गया कि पहला मुल्क है तो फिर तो दुनिया के तमाम कंट्रीज के पास ये सिस्टम नहीं है, तो फिर तो सबके सभी क्या पूरी दुनिया खरीदना चाहिए। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसा, कुछ कंट्रीज ऐसा समझते हैं कि उनको इसकी जरूरत है, तो वो जाहिर है कि वो उसको जो है वो वहां से खरीदेंगे। तो ये उनके अपने जो एक कैपेबिलिटी है और उससे उनको जो बेनिफिट्स हासिल हो रहे हैं और जो इकोनॉमी उनमें उसमें ऐड हो रहा है, वो मैं आपको बता रही हूँ। अदरवाइज अगर हम इसको इस तरीके से अच्छा, अगर आप ये देखिए कि इससे पहले S-400 मिसाइल्स भी आपको पता है सामने आए और वो रशिया से लिए गए थे। अच्छा, वो जहां पर लगाए गए वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगाए उन्होंने। S-400 मिसाइल्स भी उन्होंने पाकिस्तान के बॉर्डर पर लगाए और चाइना के बॉर्डर पर भी लगाए। अब ये जो है जाहिर है कि इसको भी जो है जहां पर नस्ब किया जाएगा या जिस जगह के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या जो भी है वो भी पाकिस्तान का बॉर्डर। अब पाकिस्तान के बॉर्डर से तो मैंने आपको बताया कि जो डेजर्ट, वो एक बहुत बड़ा उनका पार्क भी बन रहा है। उसके पर मैंने वीडियो बनाई थी बड़ी तफसील से, और उस पे जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी, ग्रीन एनर्जी पार्क है वो। तो जो कुछ हो रहा है वो पाकिस्तान के बॉर्डर के नाल नाल हो रहा है। पाइन ए वेख लो तुसी, जरा नजर रखो ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ कि जेड़ा कुछ भी हो रहा है इंडिया में, जो भी नजर आ रहा है, वो जो चीज नस्ब होती है ना ऐसी, या जो भी होता है, ये चाहे वो एनर्जी पार्क ही क्यों ना बने, वो आपके बॉर्डर के साथ साथ ही हो रहा है। ध्यान रखिएगा, कुछ बहुत बहुत अच्छी जबरदस्त चीजें भी हो रही है, लेकिन साथ साथ ऐसी चीजें तो, अच्छा मैं ये कह रही हूँ ध्यान रखिएगा, ये तो वो ध्यान रख रहे हैं, वो इसलिए ध्यान रख रहे हैं कि दूसरी तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, इस तरफ से ध्यान वो रख रहे हैं कि ये धमकी, अच्छा ये कहा जा रहा है कि 300 बार जंग करेंगे, या ये बात कही जा रही है कि हमने सोच रखा है और टाइम जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, हम, आप पता नहीं कब टाइम बनाएंगे और आपका टाइम कब आएगा, वो है ना अपना टाइम आएगा, तो वो वाला टाइम की तो पता नहीं कब आएगा, लेकिन ये कह रहे हैं जंग के टाइम का जो आप बात करें, आपने तो पता नहीं कब सोच रखा है, लेकिन हम आपको अभी जो है वो ऐसे सिस्टम बना रहे हैं। जिल्लत की जिंदगी से ना इज्जत की मौत अच्छी होती है, इससे मैं एग्री करता हूँ। ये रोटी कौन सी है? देखिए ये खा रहे ना रोटी, तो अभी नवाज शरीफ और ड्रामेबाज जो बाहर से आया हुआ है, अभी लंदन में इसका मतलब 76 साल से हम इज्जत की जिंदगी नहीं जी रहे। नहीं जी रहे भाई, जी रहे होते, आज हमें जुतियां ना पड़ रही होती। कश्मीर में और फलस्तीन में जो हो रहा है, अगर हम इज्जत की जिंदगी जी रहे होते तो आज इसका जवाब ये तो ना होता। पाकिस्तान के एटम अगर तो किसी की शादी के लिए बना हुआ है, किसी प्राइम मिनिस्टर के बेटे की शादी पे चलाना ना, फिर हम कहते हैं ये तो बना उस काम के लिए, ये बना मुल्क के दिफा के लिए। इसको चलाएं, चेक करें, ये ना हो इसको जंग लग जाए, कल को हम चलाएं ये चले ही ना। भाई इसको ट्राई करें, व्हाइट हाउस के ऊपर फेंके, मोदी के घर में फेंके, पता लगे कि हमारे पास ताकत है। उनके पास जो है वो डिफेंस की टेक्नोलॉजी मौजूद है, व्हाइट हाउस में भी और इंडिया में भी। जब हम यहाँ से मिसाइल को लॉन्च करेंगे, आप इस तरह करें ना, मेरे जैसे एक पागल को वहाँ पे बिठा दें जहाँ पे एटम पड़ा हुआ है, मेरे जैसे एक पागल को बिठा दें, तो मैं ट्राई के तौर पे बटन दबा देता हूँ, तो कहेंगे जनाब एक बंदा पागल था, उसने ट्राई कर लिया, कोई बात नहीं। अगर मेरी जान देने से भाई नहीं होगा, मैं कहता हूँ मैं एक एटम चला दे, किसी की जरूरत नहीं है पाकिस्तान की तरफ देखे, मैं कह रहा हूँ ना। फिर आप यहाँ तो नारा तकबीर छोड़ दें, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये फिर आप अल्लाह हम कहते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, मतलब आजकल वो मतलब नहीं ना रहा। फिर भारत में D2M टेक्नोलॉजी लॉन्च होने जा रही है, जिसमें बग़ैर इंटरनेट के वो कोई भी वीडियो को न सिर्फ ब्राउज कर सकेंगे, बल्कि किसी भी वीडियो को देख सकते हैं इजीली बगैर इंटरनेट के। अभी मोदी जी की रेटिंग यूएस के सर्विस में ट्रम्प से ऊपर है। इस टेक्नोलॉजी के होते हुए इंडिया में इंटरनेट की जरूरत नहीं होगी किसी भी किस्म की वीडियो को वॉच करने के लिए, किसी भी किस्म की वीडियो को सर्च करने के लिए, उसे देखने के लिए। हमारे जो 5G और 4G लिखा होता है, लेकिन वहाँ पे सर्चिंग नहीं होती, ब्राउजिंग होती है। ब्राउज करते हुए आप कितनी दफ़ा मोबाइल को ऐसे ऐसे हाथ हिलाते हैं? मैं तकरीबन अपनी मोबाइल को 5-6 मरतबा ऐसे करता हूँ, तभी वो हमारी सिस्टम होती है। लेकिन अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी को हम लोग अच्छा नहीं समझते। हम ये कहते हैं कि नहीं वो कातिल है, अगर हम देखें तो वो कहते हैं कि चाय वाला है, वो तो अनएजुकेटेड है। आज इंडियंस कहते हैं शुक्र करें जी, वो मैं किसी की ट्वीट देख रहा था, उन्होंने कहा जी शुक्र करें कि जनाब, थैंक यू करें जिना का उसने एक अलहदा मुल्क बना दिया। ठीक है कि हमने इस पाकिस्तान हासिल किया था जी, मुसलमानों को आज़ादी होगी। मुसलमानों को तो यहाँ आज़ादी कोई नहीं है, मुसलमान तो अपने नमाज पढ़ने के लिए बाहर जो है वो गनमैन खड़े करते हैं, तब अंदर नमाज पढ़ते हैं। मुसलमानों को तो एक दूसरे से बड़ा खतरा है। अब जो इन्होंने 70 साल में इस मुल्क के साथ किया है, इनको हाथ जोड़ के अपना मुल्क इंडिया को वापस दे देना चाहिए। देखिए हमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि ये इस्लाम के नाम पे जो है मुसलमान मुल्क बनाया गया है, और एक ऐसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पे बना है, तो जाहिर बात है उनके जो सिटीजन हैं उनको इसी नज़र से देखा जाएगा। बंद कमरों में बैठ के कहते हैं हमारा दुश्मन अमेरिका है, बाहर खड़े होकर कहते हैं इंडिया और इजराइल है। मैंने आपको रोहित भाई लास्ट शो पे बोला था ना, अब भारत नहीं है 5वीं तीसरे की बात है, पहले या दूसरे की। अगर चाइना के और साथ में जर्मनी गया, बचा जापान को तो हम 2-3 साल में पीछे कर ही देंगे। तो फिर गेम में कौन रहा? गेम में रहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और हम।
फिर बात ये होगी भाई 2030 में 2050 में। मेरा एस्टिमेट है 2050 में हम यूएस को पीछे छोड़ देंगे। अबला ऐसा नहीं होता कि आपके पास न्यूक्लियर है, इंडिया के पास न्यूक्लियर है। आपके पास कितनी टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कितनी है। आप देखिएगा कि इंडिया में अब एप्पल भी आ गई है, डिजिटल करेंसी भी आ गए और 5G 6G वेरी सून आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, पहले ऐसा हुआ करता था, मतलब आज से अगर कुछ महीनों पहले की अगर आप बात करो तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो लोग हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से वो डेफिनेटली ये देखते हुए हमको नज़र आते थे कि भाई भारत के पास जो कश्मीर में उसमें अच्छा खासा यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, तो आखिर यहाँ क्यों नहीं हो सकता। तो पीओके के लोग तो कई बार सड़कों पर उतरे, इंडियन तिरंगा उन्होंने लहराया, उन्होंने कहा कि भाई हमें इनसे मिलना है, लेकिन बीच में है वो पाकिस्तानी आर्मी आ जाती है। लेकिन अब ऐसा होता हुआ दिखता है कि भाई जो मेनलैंड है पाकिस्तान, जो कि लाहौर है, कराची है, वहाँ पर भी कई सारे लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई हमने इंडिया से हम अलग ही क्यों हुए। मतलब जब उनके पास पावर होता है, जब उनके पास पैसा होता है, तब कहते हैं कि भाई गज़वाए हिंद कर देंगे, लेकिन जब खाने के लाले पड़ने लगते हैं तब उनका कहना ये होता है कि भाई हम तो भाई भाई हैं, हम तो पहले एक ही थे, हमें आज भी मिल जाना चाहिए। देखिए ये सब बातें सुनने के लिए अच्छी लगती है, लेकिन अगर मान लीजिए कि हाइपोथेटिकली मानिए कि अगर ये ऑफ़र आ भी जाती है तो इंडिया को उसको लात मार के ठुकरा देना चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। व्यूअर्स, बेसिकली आज मेरा टॉपिक D2M टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि अभी लॉन्च होने वाली है इंडिया में। D2M टेक्नोलॉजी मतलब डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के होते हुए इंडिया में इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी किसी भी किस्म की वीडियो को वॉच करने के लिए, किसी भी किस्म की वीडियो को सर्च करने के लिए, उसे देखने के लिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है। हम देखते हैं कि यहाँ पाकिस्तान में 4G भी 3G 4G भी जो है उसमें भी ग्लिच आने लग जाता है, प्रॉपरली वो भी काम नहीं करती। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में कहीं पर भी यहाँ पर फोकस नहीं किया जा रहा। इसी में उन्होंने 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दिया, 6G को वो लीड कर रहे हैं। और अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी जो उन्होंने D2 टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दी है, इसके बारे में पाकिस्तानी आवाम क्या कहने वाली है, कैसे कंपैरिजन करने वाली है पाकिस्तान और इंडिया का, आए जानते हैं लोगों से। क्या कहेंगे आप, इसका मुकाबला पाकिस्तान से कैसे करने वाले हैं? देखें जी, मैं सबसे पहले इस बात का आपसे जिक्र करता हूँ कि हम लोग टेक्नोलॉजी के लिहाज से इंडिया को नहीं बीट कर सकते। इंडिया हमसे बहुत आगे है। हम लोग अभी 3G 4G भी फंसे हुए हैं, उसमें भी ग्लिच आ रहा है। ठीक है, और उसमें इशू ये आ रहा है कि अगर मैं 4G को यूज़ कर रहा हूँ, मैं किसी बेसमेंट में जाता हूँ तो वो 4G साइन ख़त्म होता है और हम लोग H में कन्वर्ट हो जाते हैं। आई थिंक सो कि मेरे ख्याल में इंटरनेशनल मार्केट को जो इंडिया ने अपना सॉफ्टवेयर उठाया, उसने पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है जिसने सॉफ्टवेयर के ऊपर पूरी दुनिया में बीट किया है। इवन कि उसने गूगल लॉन्च किया, उसने एप्पल लॉन्च किया, और हम लोग आज भी सॉफ्टवेयर में सबसे पीछे हैं। वो सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर को उठा रहा है, पिक कर रहा है, सॉफ्टवेयर को बना रहा है। इवन कि हम लोग अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोलते हैं और टोटली स्कोप यही होता है कि हम सस्ते से सस्ता जो है सॉफ्टवेयर बना के दें, लेकिन उसके अगेंस्ट हम उसके कंपटीटर नहीं है, वो हमें बीट कर चुका है। अब जो इन्होंने 70 साल में इस मुल्क के साथ किया है, इनको हाथ जोड़ के अपना मुल्क इंडिया को वापस दे देना चाहिए, ताकि वो तरक्की करके तो हम लोग तरक्की नहीं कर सकते। हम दो कौमी नज़रिया के ऊपर इस पाकिस्तान को लिया हुआ है। यहाँ आज 20 किस्म के नज़रियात चल रहे हैं। हम कायदे-ए-आज़म का जो हमारे फाउंडर का नज़रिया था, जो विजन उनका था, हमने उसको तो फॉलो ही नहीं किया। हाँ, हम लोग 80 के दौर में हम लोगों ने दुनिया के साथ कंपटीटर थे। हमने PIA से एमिरेट्स बनाई और एमिरेट्स आज PIA को बीट कर गया। क्या वजह है? हमारे यहाँ मामला करप्ट हैं, करप्ट निज़ाम का हम लोग हिस्सा हैं। जब हम लोग इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे, आप इंटरनेट पे बात करेंगी, इंटरनेट तो हम लोग वो तो एक देखिए, वो एक ग्लोबल तरीके से दुनिया के ऊपर जो है ना, इंटरनेट के ऊपर वो हमसे बहुत आगे हैं। हमें ये अवेयरनेस अपने बच्चों को देनी पड़ेगी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उन हुकूक के ऊपर काम होगा। आई थिंक हम इंडिया को बीट करेंगे। हमें इस चीज़ का आइडिया है। हम वो कौम है जो दुनिया को बीट कर सकते हैं किसी भी मुकाबले में। अभी तो दुनिया हमें बीट करी जा रही है और दुनिया हमें पाकिस्तान वापस भेजी जा रही है, जहाँ हम जा रहे हैं। हम लोग तो बाहर अब्रॉड जा ही नहीं सकते। आपके पासपोर्ट की वैल्यू ये चलती है कि वो हमारा पासपोर्ट देखते हैं, हमारे वीज़े रिजेक्ट कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा स्किल लेके आता है, कोई सॉफ्टवेयर बनाता है, तो उसको पूछा ही नहीं जाता। दूसरे कंट्रीज़ की गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती हैं, उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती हैं। फवाद चौधरी साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की पार्टी के मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में किससे बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में असल जो ताकत है वो तो सियासतदानों के पास है ही नहीं, वो तो फौज के पास है।
और उन्होंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट में ये कह दिया कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि इमरान खान के कहने के बाद जो FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक जो उनके ऊपर अटैक की जो हुई थी वो नहीं हो रही, और जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हुई है उसमें उन्होंने एक 2-स्टार सर्विंग 2-स्टार जनरल, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एंड सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर पे FIR कटवाने की बात की है। अब अगर इसको देखा जाए तो उन्होंने ये बात, बड़ी सारी बात है, बड़ा इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान में कि भाई जब आप हुकूमत में थे तो आप इंडिया से बात नहीं कर रहे थे, अपोजिशन में आए हैं तो आप ये कहते हैं कि हमें तो नरेंद्र मोदी पूछता है कि हम पाकिस्तान में किससे बात करें, और नरेंद्र मोदी क्या कहता है, नरेंद्र मोदी ये कहता है कि भाई पाकिस्तान में पावर किसके पास है, फौज के पास है, सियासतदानों के पास है। जब सियासतदानों से बात करो तो वो मामलात ख़राब हो जाते हैं, बीच में फौज जो है वो पीछे से चीज़ें ठीक करती है। इस दफ़ा अगर जनरल बाजवा बात करना चाह रहे थे तो इमरान खान नहीं करना चाह रहे थे। और उन्होंने कहा, और अब ये बात तो सही है कि पाकिस्तान में जो फौज है वो एक ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए पाकिस्तान के कानून के अंदर जितनी ताकत फौज पे, जो प्रैक्टिकल पावर फौज के पास है, ये पाकिस्तान के कानून में लिखी तो नहीं हुई, लेकिन ये एक डिफेक्टो पावर उनके पास है और उन्होंने शुरू से अपने पास रखी हुई है, और उसका कसूरवार जो है वो फौज तो है ही है, लेकिन सियासतदान भी है। आज हर एक अधिकार जो एक महिला को दिल्ली में है, मुंबई में है, झारखंड में है, जौनपुर में है, बनारस में है, वो एक कश्मीर की महिला को भी है। तो इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 370 लगा कि उस महिला का अधिकार आप छीन रहे हैं। आज अगर मैं आरजू ने, हमने 2-4 पहले भी डिस्कशन किए हैं, इंडिया छोड़िए, आपको पता है मिडिल ईस्ट से कितनी सारी कंपनीज कश्मीर में बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रही है। आप क्यों चाह रहे हो 370 हटने के बाद ही हुआ? आप बल्कि बोलो कि नहीं लगाओ ताकि वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? आप बताइए, आपकी सरकार जा रही है सबसे वही मिडिल ईस्ट से लोन ले लेके पैसे मांग के कि आइए हमको थोड़ा पैसे दीजिए, और वो बिना बुलाए सामने से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अगर कोई मिडिल ईस्ट की कंपनी या मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट आके कश्मीर में मॉल बनाना चाहती है, आज मल्टीप्लेक्स हो रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर अवाम के सर पर पेट्रोल का बम गिराने के बाद रफू चक्कर हो चुके हैं टर्की। 22 रुपए पर लीटर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई। पाकिस्तान इस तरह निकल रहा है जिस तरह हाथ से रेत निकलती है, हालात ये है। इतनी हालत पतली हो गई है। ये वो लोग थे दोस्तों जिनकी पहले ऐसे वीडियोस आती थी कि हम कश्मीर को 1 हफ्ते में लेंगे। आपने सिर्फ जाके भीख मांगनी है पूरी दुनिया से और पाकिस्तान की इज्जत और गैरत के सौदे करने हैं। आज जब आटा, बिजली, गैस, ईंधन, पेट्रोल सब कुछ खत्म हो गया है इनके पास, तो आज इनकी ऐसी वीडियो आ रही है, इंडिया हमारा भाई है। बगैर तो कोई मुकाबला इंडिया से नहीं है, वो हमसे 1000 टाइम आगे कौम है, और वो नेशन है, हम नेशन भी नहीं है। हम लोग उन्हें बड़ा लाइक करते हैं, हम उन्हें भाई मानते हैं, दुश्मन नहीं मानते। वो बहुत बेहतरीन कौम है। हम लोग तो यकीन करें बैठे हुए ये सोच रहे थे कि क्यों पाकिस्तान इंडिया अलग हुआ। आज पाकिस्तान में बैठकर, पाकिस्तान में रहकर लोग इंडिया की तारीफें करते हैं। बगैर तो पाकिस्तान की मईशत ठीक करेंगे तो फिर उसके बाद इंडिया से बात करेंगे। मईशत तुम्हारी वो छोड़ेगा ही नहीं ठीक करने के लिए। मगर 22 रुपए से कोई पाकिस्तानी नहीं है जिससे बचता हो, सिर्फ साइकिलों वाले बेचारे बच जाते हैं। एक दिन पाकिस्तानी जो है वो इंडिया का झंडा अपने हाथों में उठा के पाकिस्तान की सड़कों पे चक्कर लगाए और बोले कि जय हिंद जय हिंद। यही देखने की उम्मीद है और ऐसा दिन आएगा दोस्तों। पाकिस्तानियों को अब एक बहुत खौफनाक जंग के लिए तैयार होना चाहिए। हम इसे अहदीस शरीफ की रोशनी में गज़वा हिंद कहते हैं। लोग इनकार करते फिर जी गज़वा हिंद हो चुका, अब तो होगा ही नहीं। जो मर्जी नाम तुम लो, भारत से तुम्हारा तसादुम तो होगा। यही लोग हिंदुस्तान का तिरंगा उठा के इस्लामाबाद की सड़कों पे दौड़ेंगे और जय हिंद का नारा लगाएंगे दोस्तों। ये हमारा आपसे वादा है। वो अखंड भारत बनाना चाहता है, आपको छोड़ेगा फिर भी नहीं। लिहाजा बेहतर यही है कि जंग आप उसके पास ले जाए, वरना जंग आपको लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, सियालकोट, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, कराची में लड़नी पड़ेगी।
नमस्कार दोस्तों, कोई भी सिचुएशन हो, अगर आप जैद हामिद को सुनोगे तो वो वही कहता हुआ नजर आएगा कि भाई हमें जो लड़ाई है ना, आने वाले दिनों में इंडिया तो डेफिनेटली अटैक करने वाला है। उसने पूरी की पूरी तैयारी कर ली है। मोदी, अजित डोवाल, अमित शाह ने पूरी की पूरी तैयारी कर ली है। और ये लड़ाई जो है वो हमें लाहौर, कराची, पेशावर या फिर इस्लामाबाद में नहीं लड़नी है। हमें लड़ाई वहाँ तक ले जानी है, मतलब इंडिया में लानी है और इंडिया को नुकसान पहुँचाना है। अब देखिए, कई सारे पाकिस्तान के पैनलिस्ट हैं जो बकवास करते रहते हैं, लेकिन आज की जो सिचुएशन है पाकिस्तान की, उसको ध्यान में रखकर वो कहते हैं कि नहीं, इंडिया के साथ हमें ट्रेड करना चाहिए, रोज़गार और जो रोज़गार है वो मिलना शुरू हो जाएगा पाकिस्तानियों को, बेरोज़गारी बहुत बड़े लेवल पर कम हो जाएगी, महंगाई भी बहुत बहुत बड़े लेवल पर कम हो जाएगी। लेकिन ये जैद हामिद ये हमेशा आपको ये कहता हुआ नज़र आएगा कि हमें, मतलब कि पाकिस्तानियों को हमेशा तैयार रहना पड़ेगा इंडिया के लिए, क्योंकि मोदी कभी भी हमला कर सकता है। और वो ये भी कह चुका है कि श्रीनगर तो गया, अब लाहौर की बारी है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते। मैंने जो इतने हरसे से आप लोगों को बोल रहा था कि नरेंद्र मोदी जी इनको दिमाग से मारेगा, वो दिमाग से मारना आज वही है कि कटोरा लेके घूम रहे हैं, पर कटोरे में चवन्नी टक्का डालने के लिए कोई नहीं मिल रहा इन लोगों को। इतनी हालत पतली हो गई है। ये वो लोग थे दोस्तों जिनकी पहले ऐसे वीडियोस आती थी कि हम कश्मीर को 1 हफ्ते में लेंगे, बस हम आ रहे हैं, हम निकल चुके हैं अपने घरों से, और हम मोदी को गुजरात में जाके पकड़ेंगे, न्यू दिल्ली में जाके पकड़ेंगे, दिल्ली से उठा लेंगे, हम झंडा लहरा देंगे जो है पाकिस्तान का इंडिया के अंदर। इतनी बहुत सारी बातें जिसे उस टाइम भी सुनकर हमें हंसी आती थी। तो आज इनकी वो वीडियोस नजर नहीं आ रही कि हम आ रहे हैं कश्मीर और जंगे जज्बे से लड़ी जाती है, हमारे अंदर तो बड़ा जज्बा है, हमारे अंदर तो बड़ा पुस्की वाला गैस भरा हुआ है। कहते हैं जब गांव में सूखा पड़ जाता है ना, तो आशिक माशूके को भूल जाता है और माशूका आशिक को भूल जाती है। फिर सबके सरों के ऊपर डब्बे और पतीले होते हैं और फिर वो पानी भरने के लिए गांव-गांव भटकते रहते हैं। तो ये जो होता है सेम टू सेम वही है कि आज जब आटा, बिजली, गैस, ईंधन, पेट्रोल सब कुछ खत्म हो गया है इनके पास, तो आज इनकी ऐसी वीडियो आ रही है, इंडिया हमारा भाई है। बगैर तो मेरी तरफ से करोड़ों लानते आपके मुंह पर कि जो बातें हम आपको पिछले 5 साल से बता रहे थे, तुम लोग मुझे रा का एजेंट है, पठान भाई रा का एजेंट है। आज पाकिस्तान में बैठकर, पाकिस्तान में रहकर लोग इंडिया की तारीफें करते हैं, बगैर तो इंडिया के लिए वीडियोस बनाते हैं। आज कोई नहीं बोल रहा कि वो रा के एजेंट से। आज देखें दोस्तों कि ये लोग प्यार की बातें करते हैं, कहते हैं इंडिया हमारा भाई है। मैं कल तक काफिर था कि इंडिया को भाई बोलता था, आज ये लोग पाकिस्तान में बैठ के बोलते हैं इंडियन हमारे भाई है। तो आज मैं इनसे पूछता हूं, कैसे हो काफिरो? क्या करे ससुरा। एक फायदा तो हो गया भाई, वो फायदा ये था कि कल तक मैं ही सिर्फ रा का एजेंट था, आज रा के एजेंट काफी ज्यादा बढ़ गए हैं और पूरा आधा पाकिस्तान रा का एजेंट हो चुका है। रा शेख रशीद बोलते हैं ना, रा का एजेंट। तो भाई आज पूरा पाकिस्तान रा का एजेंट हो चुका है, अच्छी बात है। और हम यही देखना चाहते हैं कि एक दिन पाकिस्तानी जो है वो इंडिया का झंडा अपने हाथों में उठा के पाकिस्तान की सड़कों पे चक्कर लगाए और बोले कि जय हिंद जय हिंद। यही देखने की उम्मीद है और ऐसा दिन आएगा दोस्तों, ये बात याद रखना, ऐसा दिन आएगा कि खुद पाकिस्तानी इंडिया का झंडा तिरंगा उठाकर पाकिस्तान, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान और पता नहीं कौन सा तान, ये सारे सड़कों पे तिरंगा उठा के अपने मुंह से चिल्लाएगा कि जय हिंद जय हो भारत माता की। ये खुद चिल्लाएंगे और मैं रहूँगा या नहीं रहूँगा दोस्तों, ये मेरी बातें जरूर रहेगी और ये होता रहेगा। यही लोग हिंदुस्तान का तिरंगा उठा के इस्लामाबाद की सड़कों पे दौड़ेंगे और जय हिंद का नारा लगाएंगे दोस्तों। ये हमारा आपसे वादा है। हमने आपको पहले भी बोला था कि हम यूट्यूब में हिंदुस्तान का राज करवाएंगे। ये ट्रोलिंग श्रोलिंग, ये हिंदुस्तान को गालियां शालियां, हमने कहा था हम सबकी दुकानें बंद करवाएंगे। हमने अपना वादा पूरा किया।
हमने सबकी दुकानें बंद करवाई। जो इंडिया, नरेंद्र मोदी जी, बहुत सारे लोग थे जो गालियां देते रहते, सबकी दुकानें क्लोज दोस्तों, ताले लगो, तालों में भी जंग पड़ गया है। हमने ये भी वादा किया था कि हम इनको सुधार के दिखाएंगे, और आज दोस्तों देखें कि YouTube के अंदर कोई माई का लाल नहीं है जो बोले कि इंडिया गलत है और इंडिया ने ऐसा किया, और कोई भी माँ का लाल YouTube के अंदर नहीं है जो इंडिया को गाली दे सके। भले पाकिस्तान का कट्टर से कट्टर मुस्लिम क्यों ना हो, कट्टर से कट्टर आतंकवादी क्यों ना हो, लेकिन हिम्मत आज एक पाकिस्तानी के अंदर नहीं है जो YouTube में इंडिया के खिलाफ बात कर सके। जिसको देखो इंडिया की तारीफ, नरेंद्र मोदी जी की तारीफ, इंडिया के कल्चर, इंडिया के रूल्स, उनके डिफेंस पर वीडियो, उनके आर्मी पर वीडियो, उनके पुलिस पर वीडियो, उनके सीरियल, ड्रामे, फिल्में, गाने, शाने, ETC, यहाँ तक के हिंदुस्तान में एक बच्चा हगता है ना, पोटी करता है, टट्टी करता है, तो उस पे भी एक पाकिस्तानी वीडियो रिएक्शन जरूर बनाता है, बोलता है क्या सुंदर टट्टी की है बच्चे ने। रशिया और इंडिया इतनी ज़्यादा गहरी दोस्ती है कि जब इंडिया को रशिया की ज़रूरत होती तो चाहे दुनिया इधर से इधर हो रही हो, चाहे इंडिया को अमेरिका के खिलाफ जाना हो, लेकिन फिर भी वो रशिया के साथ खड़ा रहता है। वो कहते हैं ना, चढ़ता सूरज है इंडिया अब, इट्स राइजिंग पावर, 5th बिगेस्ट इकोनॉमी, 3rd बिगेस्ट डिफेंस बजट। दुबई के लेबर मिनिस्टर की जानिब से इंडियन लेबर की तारीफ की गई है। ये कहा गया है कि इंडियन लेबर इज आवर लाइफ। अभी रिसेंटली रशिया ने इंडिया से हेल्प मांगी यूनाइटेड स्टेट के अंदर, इंडिया ने रशिया को, यूनाइटेड स्टेट को पीछे करके कहा कि भाई मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। यहाँ सब ड्रामा ही लगता है, किसी की जान चली गई लेकिन वो ड्रामा है, किसी के बच्चे यतीम हो गए लेकिन वो ड्रामा है। पहली बात तो ये कि लॉन्ग मार्च फिर से शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान को अच्छी निगाह से देखा जाता है, वी आर एटॉमिक पावर, हम लोग कोई इतने नॉर्मल भी नहीं है, लेकिन इतना हमें लोग आसान भी नहीं लेते। अगर इंडियन वहाँ पे बंदा अगर वो तारीफ कर रहा है, उधर का मिनिस्टर है, वो भी इस वजह से कर रहा होगा यार इंडियन बंदा बेईमानी नहीं कर रहा, हम बेईमानी करने में अपना दिमाग ज़ाया करते हैं, मेहनत करते हैं, अगर ये बेईमानी हम छोड़ दे तो दोबारा बात ही ना करेगा। पाकिस्तान इज रियली मूविंग थ्रू एन एक्सट्रीमली क्रिटिकल मोमेंट। इन पिछले 4 दिनों में जो कुछ हुआ है, गोली लगना, उससे पहले अरशद शरीफ शहीद की शहादत, मार कुटाई, एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गोलियां चलाना। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह यानी we will be inshallah on a top list inshallah, so we will wait for a good, so inshallah will be hope सब कुछ अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। Let them give me the हुक्म और मैं जाके हर चीज इससे ज्यादा करूंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है इतनी लड़ाई क्यों हो रही है यार, मतलब ये चल क्या रहा है यहाँ पे? चाइना में कोयला, इंडिया में कोयला, यूरोप कह रहा है कोयला, पाकिस्तान का कोई इंडियन उठा के पाकिस्तान में ले आते हैं ना, और उसको पाकिस्तानी लूट के ख़त्म कर देते हैं। जो अपना प्रिंस सलमान है जो सऊदी अरब के, वो एक्सपेक्टेड है कि पाकिस्तान का दौरा करें। इंडिया की अगर बात करें, कंपेयर कर ही रहे हैं, तो इंडिया के अंदर उन जैसे बन भी तो लो। मैं गलत नहीं कह रहा इंडिया के भाई मैं पाकिस्तानी होकर इंडिया की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन वो जहाँ पे सही है वो सही है, जहाँ पे हम गलत है वहाँ पे हम गलत। नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है इंडिया और रशिया की कि भाई इंडिया और रशिया के रिलेशन कितने बढ़ चुके हैं या फिर एक दूसरे के काम आते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि इंडिया के रिलेशन सिर्फ रशिया के साथ, इंडिया के रिलेशन बहुत सारे कंट्री के साथ बेटर हो चुकी है, जैसे कि सऊदी हो गया, जैसे कि UAE हो गया, जैसे कि फ्रांस हो गया। पिछले दिनों में आपने न्यूज़ सुनी होगी कि फ्रांस ये प्रमोट कर रहा है कि भाई आपको इंडियन कश्मीर में घूमने जाना चाहिए, बहुत ही अच्छी जगह है। हम पिछले दिनों हमारे जयशंकर साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया था, उनका कहना ये था कि फ्रांस जो है वो लक्ष्मण का किरदार निभा रहा है। अगर भारत को आप राम काउंट करते हो तो जो फ्रांस है वो लक्ष्मण का किरदार यहाँ पर निभा रहा है। मतलब कई सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने दुश्मनी ओढ़ कर रखी थी इंडिया के साथ, वो भी रिलेशन अच्छे कर चुके हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, जैसे कि नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गया। लेकिन कुछ चुनिंदा कंट्रीज ऐसे भी है जो इंडिया के साथ ऐसे खड़े हैं जैसे कि मतलब चट्टान। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। व्यूअर्स, दुबई में पाकिस्तान के एक शहर डेरा गाजी खान का एक लड़का चोरी करते हुए पकड़ा गया है। जब उसे पूछा गया कि तुम्हारा वीज़ा कहाँ है, तो उसने ये कहा कि मेरे पास तो वीज़ा भी नहीं है, और 5-6 महीनों से वो वहाँ पर चोरी कर रहा था। जिस पर दुबई के एक शेख ने उसे समझाया कि अपनी कौम का, अपने मुल्क का नाम इस तरीके से बदनाम नहीं करते हैं। उसके अलावा दुबई के लेबर मिनिस्टर की जानिब से इंडियन लेबर की तारीफ की गई है। ये कहा गया है कि इंडियन लेबर इज़ आवर लाइफ। इंडिया जो है वो अपने दुबई को परदेश ना समझे,
समझे, इंडियन लेबर के लिए ये उनका अपना मुल्क है। तो जिस तरीके से इंडियन लेबर की तारीफ की जा रही है और पाकिस्तानियों को चोरियों चकारियों में पकड़ा जा रहा है, कि यही वजूहत है कि आज हमारे लिए ना सिर्फ नॉन मुस्लिम कंट्रीज बल्कि मुस्लिम कंट्रीज में भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है। गेट आउट पाकिस्तान इसका ट्रेंड आम है। सबसे पहली बात तो ये पाकिस्तानी हो गया, वहाँ पे चोरी करना, ये तो यहाँ पे पाकिस्तान के अवाम का मतलब पाकिस्तानी को डाउन करने वाला काम है ना, कि वहाँ पे जाके आप चोरी कर रहे हो। अगर इतना ही है, पाकिस्तान तो मशहूर इस वजह से कि वो मेहनत करके कमाते हैं। पाकिस्तानी मशहूर इसलिए कि मेहनत करते हैं ना, बाहर पाकिस्तान में या बाहर जाके, पाकिस्तान में नहीं करते। अच्छा, अगर पाकिस्तान के अंदर हमें ये चीज़ होती है कि यार नहीं यार, यहाँ पे पैसों की जो इतनी डिमांड नहीं है, हमारी करेंसी देख लें कितनी डाउन है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगी, आपने कहा हम इसलिए मशहूर है क्योंकि हम बाहर जाके मेहनत करते हैं। पाकिस्तान में मेहनत नहीं करते हम, पाकिस्तान के अंदर जाके मेहनत करते हैं, बाहर जाके करने फिर भी बाहर से हमें निकाल कर वापस पाकिस्तान क्यों भेजा जाता है? बाहर से वहाँ से निकाल, क्योंकि पहली बात 2 नंबरी करके हमने जाना है, यहाँ से 1 नंबर वीज़ा लेना नहीं हमने। क्यों 2 नंबर करके क्यों जाना? पैसे कम लगते हैं भाई, हम 2 नंबर तरीके से एंटर होंगे। थोड़ा इधर 2 नंबर तरीके से हम एंटर होंगे। इसमें मेहनत कहाँ है फिर? तो वो मेहनत कहाँ है यार? आपने जब जाना डैंक, उसको बोलते हैं सिंपल पंजाबी बच्चे से कहने उन्होंने डैंकी जाना है यहाँ से बाहर। आपने पैदल चलना है, मेहनत लगी ना, पैदल चलना है, तकरीबन पहाड़ क्रॉस करने हैं। ये बहुत बड़ी मेहनत है। बाहर जाके जहाँ हम लोग जिस काम पर हम लोग कर रहे होते हैं, वहाँ बाहर के मुल्कों में जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम बैठे होते हैं, कि आपको लगता है वहाँ पर हम मेहनत के लिए, आपने बोला मशहूर है, कि आपको लगता है वहाँ मेहनत करते हैं? बिल्कुल 2 नंबरी करने में मेहनत लगती है, बिल्कुल लगती है 2 नंबरी करने में, क्यों नहीं लगती? आप मुझे बताएं। वो पाकिस्तानी अवाम है, वो सबसे पहली चीज़ तो ये करती है कि यार पैसे ज़्यादा कमाने हैं, यहाँ से हमें पैसे मिल रहे हैं, हम एक काम करते हैं, इतने पैसे उससे देते, बाकी पैसे जेब में डालते हैं। ये 2 नंबरी हुई ना, घपला हुआ ना। तो फिर वो उसको तो यही, अगर इंडियन वहाँ पे बंदा अगर वो तारीफ कर रहा है, उधर का मिनिस्टर है, वो भी इस वजह से ही कर रहा होगा यार इंडियन बंदा बेईमानी नहीं कर रहा, हम बेईमानी करने में अपना दिमाग ज़ाया करते हैं, मेहनत करते हैं। अगर ये बेईमानी हम छोड़ दे तो दोबारा बात ही ना करेगा। बाहर जाना हमने, बाहर जाके हमने क्या करना, असी पक्के होना है भाई, बाहर दी कुड़ी लब्बो ब्याह करिए। तो इसमें कौन सा की बहादुरी वाला काम किया है हमने? वहाँ सेटल होने के लिए हम लोग ये हरकतें करते हैं। और क्या, और क्या। और उसके बाद अगर काम नहीं मिलता, पैसे वगैरह हमें इकट्ठे करने हैं, उसके लिए हम लोग दूसरी चीज़ें बेचना शुरू कर देते हैं। उसमें मतलब चीज़ें आ जाती हैं, नशा भी आता है, दूसरी चीज़ें भी आती हैं, हेरोइन वगैरह। बिल्कुल। ये मेरे पापा बाहर होते हैं, वो बताते हैं यहाँ से पाकिस्तानी अवाम इतनी बड़ी खपाता है, मैं क्या कहूँ इन्हें। यूनान क्री कहते हैं, इसमें गए हैं वो लोग, वहाँ पे जाके उन्होंने पैसे कमाने हैं। और उसने अपने जिसके मालिक के पास काम कर रहा है, उसको भी उसने 2 नंबर, उसको भी दाल लगा देना उसने। आपको बड़ी गहराइयाँ पता है, आपको बड़े स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो आप उनके काम के बारे में क्या कहेंगे, कि आज ना सिर्फ दुबई बल्कि पूरी दुनिया में उनको सराहा जा रहा है? काम को उनके बाद उनके सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहली बात तो ये वो बेईमानी नहीं कर रहे, वहाँ पे कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारे पाकिस्तानी ज़्यादा कर रहे हैं कंपेयर अगर किया जाए। दूसरी बात ये, वो वहाँ पे जाके 2 नंबर तरीके से नहीं जा रहे, ज़्यादातर 2 नंबर तरीके से, सवाए इंडिया लेके जा रहे हैं, इंडिया से पंजाब वाली साइड दे जो उन्होंने जाना बाहर, वो भी पहले जाते हैं बंदे को एजेंट के पास जाते हैं, उससे जाकर कहते हैं कनाडा का अगर उन्हें वीज़ा चाहिए, वो लोग पैसे पे करते हैं। 100 में से 1 बंदा वहाँ पे 2 नंबर तरीके से जा रहा है। तो ये बताया ना कहाँ से हम लोग ऊपर आ गए, कहाँ से ये इंडिया की अगर बात करें, कंपेयर कर ही रहे हैं, तो इंडिया के अंदर उन जैसे बन भी तो लो। मैं गलत नहीं कह रहा इंडिया कि भाई मैं पाकिस्तानी होकर इंडिया की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन वो जहाँ पे सही है वो सही है, जहाँ पे हम गलत है वहाँ पे हम गलत है। पॉइंट है, हम लोग कंपेयर अगर करने की बात आते हैं, वो लोग अब जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, इंडिया की करेंसी क्या थी, पाकिस्तान की करेंसी क्या थी, बराबर थी ना। इस वक्त 3 रुपये ऊपर है इंडिया। कल सारे इंडियंस छोड़ के चले जाते हैं सऊदी अरब, वो मुल्क कोलैप्स हो जाएगा। बिल्कुल। इंडियंस मैनेज द एंटायर मिडल ईस्ट। आप हर जगह जाके देख लें वगैरह, कई चीज़ों में, टेक्नोलॉजिकल चीज़ें में इंडियन इंजीनियर्स आर वर्किंग। आई डोंट नो द एग्जैक्ट, मुझे याद नहीं कितने नंबर, बट लाखों में है जो इंडियंस वहाँ पे काम करते हैं। सो सऊदी अरेबिया रिकग्नाइजेस कि इंडिया इज अ सोर्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंट। आपको पता है इस बार हज की सम ऑफ द टेक्निकल साइट्स आर मैनेज्ड बाय इंडियन कंपनीज। अमेरिका में वीज़ा वगैरह एलोकेशंस। So Saudi is diversifying its dependence on many things. Okay. From the west से लेके वो ईस्ट, ये कह सकते हैं कि ये सऊदी अरेबिया का थोड़ा सा पिवट टू एशिया है with regards to India. दोबारा TTP ने जो हमारे एक सो कॉल्ड दोस्त मुल्क में पनाह लिए हुए है, उसने पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। अमेरिका इस खिते में रहना चाहता है और इस खिते में दबाव अपना रखना चाहता है। अब वो दबाव रखना चाहता है पाकिस्तान पर। उन्होंने तो अब सीज़ फायर भी बंद कर दिया। आपने मर के सीज़ फायर करवाई थी, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि सीज़ फायर। उन्होंने देखा है कि आर्मी के अंदर चेंज ऑफ कमांड हो गया, उन्होंने सोचा ये अच्छा वक्त है प्रेशर डालने का।
तो बहुत खुशियां मनाई थी कि जी तालिबान आ गए, हमारे तो हमने लड्डू बटे थे और कमर जनरल तोड़ फैज दी है। गए थे। एक और बहुत बड़ा मुआहदा हो गया है इंडिया और सऊदी अरेबिया के दरमियान। गाइस, सऊदी अरेबिया इंडिया को तकरीबन 3% डिस्काउंट के अंदर ऑयल प्रोवाइड करेगा। हमारी डायलमा ही इस वक्त सबसे बड़ा पाकिस्तान का ये बना हुआ है, और आज़ाद कश्मीर को मैं इंक्लूड करूंगा कि हम लोगों को उनका हक नहीं देना चाहते। इंडिया में उस कंपनी में उसने $10 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है। पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी $8 बिलियन पे खड़ी है, और वो भी प्राइवेट रिजर्व है। क्या एक पाकिस्तान जो है जहां सैलाब ज़दगान के लिए आप लोगों से इमदाद मांग रहे हैं, तो आपका जो एक चीफ है मर्सिडीज एस क्लास में सफर कर रहा है, क्या ये चीजें जस्टिफाइड होती हैं? मैंने कहा मईशत को भूल चुके हैं सब इस वक्त कोई मईशत किसी की प्रायोरिटी नहीं है, और मईशत एक ठीक भी नहीं हो सकती। अब कब तक पैसे लेते रहेंगे? हम डेवलपमेंट क्यों नहीं करते? आज़ाद कश्मीर की हम बात करते हैं, हम डेवलपमेंट क्यों नहीं करते हैं वहाँ? इस ग्राउंड में जितने लोग हैं ना, जिसकी जेब में 100 से कम है ना, उसने दुबई जाना है। क्यों? कमाने। दुबई और इंडिया में जिसके पास रिजर्व है ना, उसने दुबई जाना है। क्यों भला? इन्वेस्टमेंट करने। उनको उनसे पैसा नहीं चाहिए, वो लेकर आएंगे, हम जाके उनकी इकोनॉमी से कमा के घर भेजेंगे, हम उनके लिए लॉस हैं। मुशर्रफ तो एक ऐसे फ्रॉड थे जो पाकिस्तान की तारीख में अगर किसी को बहुत ही बुरे लफ्जों में याद किया जाएगा तो वो शख्स थे। अमेरिका का गुलाम बना के चले गए हम जो शीले हैं, आप अभी इस्लाम की बात करें, पूरा मैदान इकट्ठा कर लें, दिस इज पाकिस्तान। हमें सिर्फ जोश है और कुछ नहीं। कश्मीर है वो रोजी रोटी है, जो भारत की नफरत है वो रोजी रोटी है, जो किसी भी किस्म का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के पैसे हैं वो रोजी रोटी है। नमस्कार दोस्तों, टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक ऐसी ग्रुप है तालिबानों का जो कि अफगानिस्तान के तालिबान कई बार ओन करते हैं और कई बार कह देते हैं कि भाई हमारी यहाँ पर किसी के ऊपर नहीं चलती है। ये जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान मतलब टीटीपी है वो एक अलग से ग्रुप है। तो उसके बाद पाकिस्तान ये कहता है कि ठीक है, अगर आपका एक ग्रुप नहीं है, आप इसको ओन नहीं करते, तो ज़रा आप कह तो सकते हो कुछ, क्योंकि आप भी तालिबान वो भी तालिबान। तो फिर उसके बाद अफगानिस्तान के तालिबान कहते हैं कि ठीक है, हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। लेकिन होता ये है कि टीटीपी वाले जब चाहे तब हमला कर देते हैं पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी आर्मी पर। पाकिस्तान की पुलिस को तो छोड़िए, क्योंकि उनको तो पैरों तले रोन देते हैं, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी भी जब आमना सामना होता है तब भाग जाती है। न्यूज़ तो ये भी है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो बॉर्डर है उसमें कई सारा एरिया पाकिस्तान का है जो कि अफगान लोगों ने या फिर ये टीटीपी वालों ने कब्जा करके रखा है। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि टीटीपी आखिरकार क्या कर रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। एक और बहुत बड़ा मुआहदा हो गया है इंडिया और सऊदी अरेबिया के दरमियान। गाइस, सऊदी अरेबिया इंडिया को तकरीबन 3% डिस्काउंट के अंदर ऑयल प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो पाकिस्तान को उसी रेट पर ऑयल देता सऊदी अरेबिया, जो कि वर्ल्ड वाइड को फरोख्त करता है। क्या वजूहत है? इस्लामिक कंट्री होने के बाद भी पाकिस्तान पर कोई रहम का हाथ नहीं, कोई रहम की नज़र नहीं। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इस टाइम क्राइसिस चल रही है। गाइस, पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को बैक हैंड पर कर दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं दूसरी तरफ, अगर यूएई जैसी कंट्रीज, अगर मैं दुबई की बात करूं तो दुबई भी इंडिया को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। वाई इंडिया? पाकिस्तान क्यों नहीं? पाकिस्तान को क्यों बैक एंड पर रखा जाता है? अगर मैं बात करूं कि दुबई ने सिर्फ एक कंपनी के अंदर, इंडिया की जियो कंपनी है, उसके अंदर $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं ऑयल की, अगर सऊदी अरेबिया ऑयल देता है तो पाकिस्तान को वही रेट पर देता है जो अदर कंट्रीज को देता है, लेकिन इंडिया को 3% डिस्काउंट करके देता है। क्या वजूहत लगती हैं आपको? इंडिया में उस कंपनी में उसने $10 बिलियन इन्वेस्ट किया हुआ है। पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी $8 बिलियन पे खड़ी है, और वो भी प्राइवेट रिजर्व है। ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी $800 बिलियन पे खड़ी है। पाकिस्तान की एलसी 6 मंथ्स पे खुलती है ऑयल की, इंडिया 3 मंथ्स पे एलसी खोलता है। यहाँ पे 6 मंथ का क्रेडिट है, वहाँ पे 3 मंथ्स का क्रेडिट है। तो आप प्राइस से फ़र्क कर ले, पाकिस्तान को भी सस्ता मिलता है क्योंकि क्रेडिट इन्वॉल्व्स प्राइस। अगर मैं बात करूं फॉरेन, अगर रिलेशंस की बात करूं तो पाकिस्तान उस किस्म के रिलेशंस नहीं बना पाता अदर कंट्री के साथ। अगर हम देखा जाए तो दुनिया की हिस्ट्री में बड़ी बड़ी दुश्मनियां पाई जाती हैं अदर कंट्रीज़ के साथ, लेकिन इस किस्म का रवैया जज्बाती नहीं होते कि इंडिया का नाम सुनते साथ ही हम इंडिया का नाम सुनते इतने जज्बाती क्यों हो जाते हैं। ट्रेड बंद की हुई है, अगर हम इंडिया के साथ ट्रेड करते हैं तो उसमें हमें कितने बेनिफिट्स होते हैं आप हमसे बेहतर जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते होंगे, जो वीडियो देख रहे हैं उनसे बेहतर जानते होंगे, क्योंकि आपका फील्ड यही है। कुछ बताएं ज़रा हमें। 80% रिजर्व आर्मी को जाता है, क्यों? इंडिया से सेव रहने के लिए, इसलिए। सही हो गया, बहुत शॉर्टकट में अच्छा आंसर दिया। तो अगर मैं बात करूं मिडिल ईस्ट की, अगर मैं यूएई की बात करूं,
दुबई की बात करूं तो दुबई रिस्ट्रिक्शन लगाता पाकिस्तानियों पर। अगर कोई पाकिस्तानी दुबई आना चाहता तो उसके अकाउंट में कम से कम 5,000 दिरहम होने चाहिए। जबकि इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया को कहता कि भाई आप सिर्फ आओ हमारे पास, और इंडिया ने तकरीबन 30% इन्वेस्टमेंट की हुई है पूरी दुबई के अंदर। क्या समझते हो आप, इसी वजह से रिस्पेक्ट है इंडिया की? इस ग्राउंड में जितने लोग हैं ना, जिसकी जेब में 100 से कम है ना, उसने दुबई जाना है। क्यों? कमाने। दुबई और इंडिया में जिसके पास रिजर्व है ना, उसने दुबई जाना है। क्यों भला? इन्वेस्टमेंट करने। उनको उनसे पैसा नहीं चाहिए, वो लेकर आएंगे, हम जाके उनकी इकोनॉमी से कमा के घर भेजेंगे, हम उनके लिए लॉस हैं। अभी टीटीपी ने जो है वो दोबारा से एक तरह से पाकिस्तान को धमकी दे दी है कि वो पूरी कंट्री में जो है अपने मिलिटेंट्स को का अटैक करने के लिए। तो क्या करेंगे ये लोग? हमने तो बहुत खुशियां मनाई थी कि जी तालिबान आ गए, हमारे तो हमने लड्डू बटे थे दहशतगर्दों की और कमर जनरल तोड़ फैज दी है। गए थे। हमने दहशतगर्दी की जंग भी लड़ी थी वैसे पैसे लेके, वो एक अलग आरजू कहानी। काजमी, इसका मतलब ये है कि अगर तालिबान की जानिब से सीज फायर खत्म करने का ऐलान किया गया है तो इसका मतलब है कि आर्मी को मजीद पैसे कार होंगे दहशतगर्दों से लड़ने के लिए। इट मींस मोर मनी, इट मींस कि आपको सिक्योरिटी इक्विपमेंट के लिए, आपको हथियारों के लिए, ऑपरेशंस के लिए उन वसाइल का रुख दोबारा से इनकी तरफ मोड़ना पड़ेगा जो कि पाकिस्तान के पास है ही नहीं। सैलाब ज़दगान के लिए आप इमदादें मांगते हैं और आप फिर बताते हैं कि जनाब हमारे पास ये जदीद से जदीद हथियार हैं। तो वैसे आरजू बड़ी सादा सी बात है कि अगर मोहल्ले में चोरियां होना बंद हो जाए ना तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान चौकीदार को होता है, क्योंकि कोई उसको लिफ्ट नहीं कराता। लेकिन जब तक मोहल्ले में चोरियां रहेंगी, जब तक मोहल्ले में डकैती का डर होगा, तब तक चौकीदार का जो टैका है ना वो कायम रहेगा। आई थिंक आई एम क्लियर इनफ टू यू। लेकिन चौकीदार ने रुख बदल लिया है, पहले भारत से डराया जाता था, अब टीटीपी से डराया जाता है। ये कहाँ तक ठीक है? ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो कश्मीर है वो रोजी रोटी है, जो भारत की नफरत है वो रोजी रोटी है, जो किसी भी किस्म का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के पैसे हैं वो रोजी रोटी है। तो आपने आपने देखा है कि इन्होंने हर वक्त अपने आप को पाकिस्तान के हालात से रेलेवेंट रखना होता है। इनको कोई इस बात की फिक्र नहीं है कि पाकिस्तान का जो नौजवान है वो अपने मुल्क में रहना चाहता है, वो अपने मुल्क में रहकर माल रोड पर अपनी फैमिली के साथ खाना खाना चाहता है। उसको उन आंसुओं की फिक्र नहीं है जब वो लाहौर एयरपोर्ट पे या इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर या कराची एयरपोर्ट पर भारी दिल के साथ अपने बीवी बच्चों को, अपने बूढ़े माँ बाप को अलविदा कहता है और अकेला सऊदी अरब की तरफ चल पड़ता है कि मैं पैसे कमाकर इनको वापस भेजूं। तो हमें अपनी इकोनॉमी की तरफ तवज्जो देनी होगी आरजू। हमें जब तक, और एक बात कि जिसके हाथ में हथौड़ा होता है ना आरजू, उसको हर मसला कील नजर आता है। और ये इकोनॉमी पे काम कौन करेगा? पीटीआई, इमरान खान, नवाज शरीफ या जरदारी साहब? मुझे लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो हमारा पॉलिटिकल सेटअप है वो इतना ज़्यादा डिसेंट्रलाइज्ड, इतना ज़्यादा कमज़ोर है कि कोई भी एक जो वीक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो इस वक्त इकोनॉमी को ठीक करने की कंडीशन में नहीं है। तो इसलिए आप अगर वो जैसे पाकिस्तान के अंदर जब तक एक मजबूत डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होगी जो एक हकीकी अवामी मैंडेट को रिप्रेजेंट करे, तब तक इकोनॉमी का जो ठीक होना है आरजू वो बहुत बईदस कयास है। गाइस, सऊदी अरेबिया ने इंडिया को खुश करने के लिए एक 20 रियाल का नोट बनाया है जिसके अंदर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को इंडिया का पार्ट दिखाया गाइस उस नोट के अंदर, और वो नोट सऊदी अरेबिया ने गिफ्ट किया इंडिया को। डिप्लोमेटिक जुबान में ये पाकिस्तान को एक तरह का रिजेक्शन ही है ना पाकिस्तान की स्टैंडिंग को। अगर हमें सऊदी अरब से कोई टेम्परेरी लीव मिल भी जाती है $1-2 बिलियन की, तो ये टेम्परेरी होगी। पाकिस्तान आगे अपने करंट अकाउंट डेफिसिट पूरे नहीं कर सकता। अफसोस है मगर पाकिस्तान की हद दर्जा बीमार मईशत 22 करोड़ आवाम की सेहत और तंदुरुस्ती और इलाज और मालजे के लिए भी एक चैलेंज बन गई है। जी हाँ, कौमी खजाना इस कदर कंगाल हो चुका है कि जान बचाने वाली अद्वियात के खाम माल और मेडिकल सप्लाईज के इम्पोर्ट्स के लिए भी हमारे पास डॉलर्स नहीं हैं। IMF चीफ डिक्लाइंस PM इनवाइट टू जेनेवा मूट। आप जानते हैं कि एक पाकिस्तान जो क्लाइमेट रेजिलिएंट पर एक कॉन्फ्रेंस करवा रहा है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने उनको इनवाइट किया कि आप भी तशरीफ लाए उसके अंदर, तो खबर यह है कि उन्होंने डिक्लाइन कर दिया। हम सबको, मेरे ख्याल बच्चे को पाकिस्तान में पता है कि सऊदी अरेबिया ने भी कहा भाई बस बहुत हो गया, UAE ने भी कह दिया, अमेरिका, चाइना, IMF सब जो है सब ने हाथ उठा लिए। तो
जो कुछ करना है वो तो हमें खुद करना है, लेकिन वही आप वाली बात है कि कौन करेगा सर, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेने को तैयार। पैसे चाहिए पाकिस्तान को, डॉलर दें, वो कहें इतने डॉलर हम आपको दे दिए, कर्जा माफ कर दिया, हमें ये चाहिए, हमें साथ नहीं चाहिए इस वक्त। मुझे पाकिस्तान की मईशत के आगे चलते हुए दिन नजर नहीं आ रहे, और हम वो लोग हैं जो खानदाने गुलामा के भी गुलाम रहे। इंडियन इन्फ्लुएंस की वजह से और चाइना के साथ ताल्लुकात की वजह से वेस्ट हमें कोई किसी तरह की पजीराई नहीं दे। एक वीडियो वायरल है इस वक्त कि तालिबान ने आपकी नेशनल असेंबली के सामने खड़े होकर एक वीडियो बनाकर तो वायरल किया कि हम आ चुके हैं यहाँ। कल अमित शाह जी का आया 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर रेडी होगा, तो 5 साल में ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया। नमस्कार दोस्तों, अब हर कोई कंट्री जो है वो इंडिया को या फिर प्रधानमंत्री मोदी को खुश करने की ट्राई करते हैं। जैसे पिछले दिनों राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, या फिर आप कह सकते हो कि प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो कई सारे कंट्रीज है जहाँ से बधाई आई। मतलब कई सारे इंटरनेशनल खिलाड़ी भी है जिन्होंने, डेविड वार्नर हो गए, केविन पीटरसन हो गए, ये सारे लोगों ने ट्वीट किए हैं। ये बात अलग है कि भाई कोई इंडियन क्रिकेटर यहाँ पर ये कहते हुए नज़र नहीं आया, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात ये भी अलग से हो रही है कि भाई सऊदी अरेबिया जैसा कंट्री, जैसा मैंने कहा कि कई सारे कंट्रीज़ इंडिया को, मोदी को खुश करने की फिराक में रहते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया एक ऐसा कंट्री है जिसने अपनी करेंसी नोट पर वर्ल्ड मैप जो दिखाया है उसमें पीओके और जीबी को कम्प्लीटली इंडिया का पार्ट बताया है। अब ज़रा सोचिए, ये वही सऊदी अरेबिया है जो 65, 71 और इवन कारगिल में भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया करता था। ज़रा उसकी मजबूरी समझिए कि कौन सी मजबूरी है जब उसको इंडिया के फेवर में बोलना पड़ रहा है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। मुझे पाकिस्तान की मईशत के आगे चलते हुए दिन नज़र नहीं आ रहे, हमारे अकाउंट्स नहीं मिल रहे हैं। मैं फिर वो कहता हूँ वो डिफ़ॉल्ट या नॉन डिफ़ॉल्ट की बात नहीं है। मुझे पाकिस्तान की मईशत को कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा जिसमें हम अपने मुल्क को इस तरीके से चला सकेंगे जिस तरीके से हम चला रहे हैं। अगर हमें सऊदी अरब से कोई टेम्परेरी रिलीफ मिल भी जाती है 1-2 बिलियन डॉलर की, तो ये टेम्परेरी होगी। पाकिस्तान आगे अपने करंट अकाउंट डेफिसिट पूरे नहीं कर सकता, और अगर जब तक पाकिस्तानियों को अपने रवैयों को और अपने रहने सहने को तब्दील नहीं करेंगे तो कोई चांस पाकिस्तान का नहीं है। उसामा, मेरा मसला पाकिस्तान की मईशत नहीं है। मैं कराची में डिफेंस के इलाके में रहता हूँ, शायद सबसे ख़राब डिफेंस में घर मेरा होगा, और जो मैं अपने आसपास दौलत की रेल पेल, शादियों में खाने, जो लोगों की उठना बैठना, जो गाड़ियाँ देखता हूँ, तो उसके बाद तो मैं ये और मुझे ये भी पता है कि वो लोग कितना टैक्स देते हैं और क्या करते हैं, तो कहना नहीं चाहिए, मगर मैं तो फिर ये ख्वाहिश रखता हूँ कि ये मुल्क एक दफ़ा उस बॉटम पर जाए और लोगों को एहसास हो कि हमने क्या चीज़ खोई है और क्या पाई है। टीटीपी ने अपनी कैबिनेट बना ली है। आपने किस तरीके से खूबसूरत अंदाज से उनको टाइम दिया, 1.5-2 साल का नेगोशिएशन के बहाने, और वो आपकी हर चीज के अंदर घुस गए जिस तरह घुसने का हक होता है। उन्होंने खानेवाल में आपके 2 बंदे मारकर उसके बाद उसकी जिम्मेदारी कबूल की। किस तरीके से शुमाली वजीरिस्तान में वो झंडे अपने लगा के बैठे हैं, वो कहते हैं दिस इज आवर टेरिटोरी, और उसके बाद स्वात के आसपास, और किस तरीके से आप इस तरह है कि आपको बिल्कुल ख्वाहिश ही नहीं है कि किस तरह बचाना है। राना सनाउल्लाह साहब की एक थकी सी स्टेटमेंट आई है कि हम अब भी कोशिश कर रहे हैं कि वो टेबल पर आ जाए। सर यार टेबल तो आपके पास है ही नहीं है। मैं छोटा सा बताऊं, 2 राना सनाउल्लाह साहब ने ऐसी बेतुकी बात की कि हम कोशिश कर रहे हैं टीटीपी टेबल पर आए, और 2 शर्तें हैं। शर्तें क्या है? हथियार फेंके और पाकिस्तान का आइन एक्सेप्ट करें, जो वो पहले ही कई दफा कह चुके हैं हम ये काम नहीं करेंगे। तो फिर क्यों लोगों को धोखा दे रहे हैं? सर मसला ये कि इनकी प्रायोरिटीज में ये चीज शामिल ही नहीं है। अगर शामिल होती तो उस वक्त ये करते जिस वक्त उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करना शुरू किया था, सवात में उनकी प्रेजेंस हुई। और मैं आपको 2 दिन सर पहले की बात बता रहा हूँ, जो इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे है, बुरहान से पहले जहां पे मोबाइल टावर्स लगे हुए, एक के ऊपर मैंने खुद अपनी आंखों से मैं आ रहा था, और वहां पे अफगान तालिबान का व्हाइट फ्लैग जिस पे कलमा लिखा और तलवार का निशान बना हुआ है सर, वो लगा हुआ है। ये पंजाब के एरिया की मैं बात कर रहा हूँ, जो आखिरी डिस्ट्रिक्ट को आप क्रॉस करते हैं सवाबी से, ये हालात हुए। एक वीडियो वायरल है इस वक्त
कि तालिबान ने आपकी नेशनल असेंबली के सामने खड़े होकर एक वीडियो बनाकर तो वायरल किया कि हम आ चुके हैं यहाँ था। कांग्रेस का नारा था गरीबी हटाओ, गरीबी हटाते हटाते वो तारीख पे तारीख ना मिलावट फिर मिलती है, तारीख पे तारीख नहीं मिलता इंसान, गरीबी हटी नहीं। यहाँ मोदी जी का एक स्टाइल, अगर उन्होंने कुछ कह दिया इस इलेक्शन में, आपका अनाउंस कर दिया, इलेक्शन खत्म होते ही आपको दिखेगी उसका फाउंडेशन स्टोन डल जाएगा और अगले इलेक्शन से पहले उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। राम मंदिर की बात कीजिए, राम मंदिर लास्ट इलेक्शन के बाद फाउंडेशन स्टोन डल गया था। कल अमित शाह जी का आया 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर रेडी होगा, तो 5 साल में ये प्रोजेक्ट खत्म हो गया। एक्सप्रेसवेज की बात कीजिए, खत्म। आप इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात कीजिए, 5 साल में खत्म। आप G20 SCO की जो भी बड़े बड़े डेवलपमेंट प्लान है, सरदार पटेल का स्टैचू था, या जितने भी इरिगेशन प्रोजेक्ट्स है, दुनिया भर के जो डेवलपमेंट प्लान है, हाईवेज, एयरपोर्ट्स वगैरह, जो भी प्रॉमिस किया, उज्ज्वला, प्रज्वला, इंश्योरेंस, जो भी आप बताइए, 5 साल में खत्म। 5 साल में फाउंडेशन स्टोन भी 5 साल में खत्म। ये जो वादे करते हैं ये परपोतों के लिए नहीं करते कि आज आप हमें साथ दो, जैसे पाकिस्तान में कहते हैं इंशाल्लाह आपके पोते और परपोतों के लिए तब तक हो जाएगा, वो किसी ने नहीं देखा, उतना टाइम किसी के पास नहीं। अब जब लोगों को करोड़ों टॉयलेट मिल गए, 2.5 करोड़ लोगों को घर मिल गया, राइट, उज्ज्वला गैस मिला, इंश्योरेंस मिला, ये सब डेवलपमेंट डिलीवर्ड। मैं हमेशा कहता हूँ इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट डिलीवर्ड। विद इन 5 साल आप डेवलपमेंट को डिलीवर कर पा रहे, लोगों के घर तक दे पा रहे। जैसे DBT है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, हम जनधन आधार मोबाइल की बात करें, वो एक रेवोल्यूशन है। ये जो चीजें आई जो लोगों के घर तक चेंज पहुंची, डेवलपमेंट पहुंची, उन्हें लगा नहीं यार ये पहुंचे। कल मैं अपने नेशनल टीवी पे था, तो हमने एक चैनल पे चल रहा था कौन सी स्कीम सबसे इफेक्टिव है। आरजू जी, जो घर वाली स्कीम है और जो सड़कों वाली स्कीम है, इतनी इफेक्टिव है, जो आदमी 20-25 हजार रुपए कमाता है, 30 हजार रुपए कमाता है, आज उसको घर मिला है। अब मैं आपको यूपी की बात बताऊं, यूपी में 43 लाख 43 लाख लोगों को घर मिला। आप देखिएगा कभी, वो कोई छोटे जुगाड़ मकान नहीं, प्रॉपर अपार्टमेंट्स है, प्रॉपर अपार्टमेंट्स मिले हैं, मतलब 1 कमरा 2 कमरा वाला, टॉयलेट, लैट्रिन, बाथरूम, वेंटिलेशन, गैस पाइप सब लगा है, मॉडर्न डे इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसलिए ईज ऑफ लिविंग में हमारा नंबर इतना ऊपर आया है। ये मिला 43 लाख लोगों के मकान, मजाक है कहीं? आप बताइए 2.5 करोड़ लोगों को मकान, मतलब करीब 2.5 करोड़ लोगों को मकान, मतलब 2.22 मिलियन, 22 मिलियन लोगों को मकान। 43 लाख लोगों में से करीब 33% करीब तो माइनॉरिटी कम्युनिटी के, जबकि माइनॉरिटी कम्युनिटी का इतना वो नहीं है। झारखंड में मकान मिले, वेस्ट बंगाल में मकान मिले, वहां मिले जहां बीजेपी का रूल नहीं है। पर क्योंकि जहां पार्लियामेंट्री इलेक्शन आता है, हर कोई, आप देखिए, इसीलिए अक्रॉस द कंट्री मोदी जी के लिए वोट करता है। भाई 303 सीटें लाना तो मजाक है नहीं, तो चाहे स्टेट में गवर्नमेंट किसी की भी हो, पर जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन आता तो वोट मोदी जी को ही मिलता, वो कंपिटिटर कोई है नहीं वहां पे। कारण इसी का यही है, बिकॉज दिस इज डेवलपमेंट डिलीवर्ड। ये लोगों को दिख रहा है यार, 5 साल में अगर इन्होंने बोल दिया 5 साल में हो जाएगा। मैंने आपको लास्ट टाइम बोला था कि एक्सपर्ट्स कितने पहले थे, अब कितने, 1 लाख से 70 लाख वर्क वीजास, कोई मजाक नहीं है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात कीजिए, आपको पता हमने 30 साल तक हॉविट्जर गन नहीं खरीदा, एक के बाद एक स्कैम। अब जब अपाची, चिनूक, राफेल, S-400, दुनिया भर के इतने बड़े हमने एक्विजिशंस की, 1 पैसे का एलिगेशन नहीं है, और टाइम पे चीजें हो रही है। यूपी में सबसे ज्यादा सड़कें बन गई, यूपी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप पर आ गया, शायद नंबर 1 या नंबर 2 है, जितना FDI है उसमें, क्राइम खत्म हो गया। तो ये जो लोगों को चीजें दिख रही, जिससे उनकी मूलभूत जिंदगी, उसे कहते हैं बेसिक्स ऑफ लाइफ, चेंज हो रहे हैं। अब लेडीज पूछा गया आपके घर में सिलेंडर आया, कह रहा आया, टॉयलेट आया, राशन मिला, लाया। 80 करोड़ लोगों को आप खाना खिला रहे हो जो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, मजाक नहीं है। 50 करोड़ लोगों को आपने इंश्योरेंस दिया, मजाक नहीं है। आपने यूपी की मैं बात करूं, करीब 59 मेडिकल कॉलेजेस आपने खोल दिए, 1 करोड़ 38 लाख आपने गवर्नमेंट स्कूल रिपेयर कर दिए। पाकिस्तानी एक लड़की जो म्यूजियम में जाती है और गांधी और कायदे आजम के स्टैचू के ऊपर अपनी ओपिनियन, अपने कमेंट्स करती है और गांधी के लिए बहुत बुरा बोलती है। मैं तो सुबह से वार्न कर रहा हूं, बल्कि गुज़िश्ता 6 महीने से वार्न कर रहा हूं कि तुम बहुत वीक सतह पे खड़े हो। तुम्हारा बलूचिस्तान डिस्टर्ब है, तुम्हारा स्वात डिस्टर्ब है, तुम्हारा वजीरिस्तान डिस्टर्ब है, इंडिया तुम्हारे बॉर्डर्स पे खड़ा हुआ है। तुम तमाशे क्या कर रहे हो पाकिस्तान के अंदर? दुबई का एक शेख जिसने पाकिस्तान और उस लड़की की काफी इंसल्ट की, ये तक कहा कि तुम लोग इंतशार पसंद हो, तुम लोग जो हो इसी लेग पुलिंग की वजह से आज पीछे हो, दुनिया से बहुत पीछे हो। आपका गांधी साहब हमारे पाकिस्तान में, इधर उसका भी स्टैचू रखा गया, बट बेचारा नंगा मंगा है, इसको कपड़े नहीं कंप्लीट मिले। बड़े अफसोस की बात है। एक हमारे कायदे आज़म, अरे सऊदी अरेबिया से सीख लें,
सऊदी अरेबिया में अभी देखिए वो MBS क्या कुछ नहीं ठीक कर रहा है। अब तो उसको भी काफिर कह देते हैं, वो तो इंडियन मौलाना तो उसको भी काफिर बता रहे थे, यहूदी बता रहे थे कि अगर पाकिस्तान ने चूं चां चरा की तो हम इंडिया से पाकिस्तान पे हमला करवा देंगे और इंडिया को हम सपोर्ट करेंगे। तो ये एक कार्ड उनके पास, उन्होंने 9/11 के फौरन बाद यही कार्ड चला था। वो जो बात कर रहे हैं वो वाकई नो डाउट हम अगर कहीं ना कहीं पीछे हैं तो इन लेग पुलिंग की वजह से ही पीछे हैं। गांधी एक आइकन है। अगर FTF में थे आपने तो क्या कर लिया था, कौन सा नुकसान हो रहा था आपका? आज निकल आए तो क्या कर लेंगे? आप तो मुआशी तौर पे तबाह हो चुके हैं। अब अफ्रीकन छोड़ के लगता है ऐसा है कि एक इंडियन आ जाएगा प्राइम मिनिस्टर। ये इंडियंस तो छोड़ा ही नहीं है भाई, कोई टॉप ऑफिसर्स जिधर जाओ एक इंडियन बैठा होता है उधर। जब इंडिया तरक्की कर रहा है, इंडिया दुनिया में इकोनॉमिकली इंगेज हो रहा है। बाकी रही बात शेख ने क्यों इंडिया को डिफेंड किया, क्योंकि इंडिया लेग पुलिंग में इतना नहीं आता है। क्या नहीं है जो अमेरिका ने नहीं किया है हमारे साथ? हमारे साथ दोगलापन किया है, बुजदिली किया है। वो जाके लोग को कहते हैं कोट अनकोट they will sell their grandmothers for money। सर खान साहब अब जाहिर है पार्टी के चेयरमैन भी नहीं रह सकते इस नाअहली के बाद, अब पार्टी का चेयरमैन कौन होगा आपके ख्याल में? बुशरा बीबी। फकीर बन के फिरते रहेंगे तो अपने मुल्क की तो इंसल्ट है, ठीक है, और लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए। और इंडिया इसीलिए आगे जा रहा है कि वो जैसा भी है वो हम लोगों को कुछ नहीं कह रहा है। पता नहीं ये पाकिस्तान कब बनाएंगे ये लोग। इन्होंने 1947 में पाकिस्तान नहीं बनाया, अभी तक नहीं बनाया है। नमस्कार दोस्तों, पहले हम सुना करते थे कि बलूचिस्तान जो है वो अलग होना चाहता है, लेकिन सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, पाकिस्तान के अंदर कई सारी सिचुएशन हो रही है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में POK वाली सिचुएशन है, तो हम जो है वो सिर्फ POK नहीं GB को भी क्लेम करते हैं। उसके अलावा बलूचिस्तान वाली सिचुएशन चल ही रही है। उसके अलावा सिंधु देश वाली सिचुएशन भी अलग चल रही है। पिछले कुछ महीनों पहले बिलावल भुट्टो का भी एक स्टेटमेंट आया था कि अगर ऐसी सिचुएशन रही तो कई सारे एरिया है जो खुद को एक अलग कंट्री क्लेम कर देंगे, जिसमें सिंधु देश भी होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखो तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर जो डोरन लाइन है उसको जो डिवाइड किया गया है उसमें कई सारा पख्तून एरिया पाकिस्तान में है जो ओरिजिनली है अफगानिस्तान का है, तो वो भी क्लेम करते हैं। अगर लड़ाई बड़ाई हो गई तो वो भी क्लेम कर लेंगे। और उसके अलावा और भी कुछ एरियाज़ है, जैसे सिंधु देश मैंने कहा, बलोच वाला जो कहा, तो कहने का मतलब है कि आज का पाकिस्तान का जो पंजाब है वही पाकिस्तान एज अ पाकिस्तान बचेगा। उसके अलावा सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तानी एक लड़की जो म्यूज़ियम में जाती है और गांधी और कायद आज़म के स्टैचू के ऊपर अपनी ओपिनियन, अपने कमेंट्स करती है और गांधी के लिए बहुत बुरा बोलती है। अगर कायद आज़म की बात करें तो उसके लिए अच्छा बोल के तो सोशल मीडिया पर ये वीडियो अपलोड कर देती है। इसके बरक्स अगर हम देखें, इस वीडियो पर काउंटर करने वाला है दुबई का एक शेख, जिसने पाकिस्तान और उस लड़की की काफ़ी इंसल्ट की। ये तक कहा कि तुम लोग इंतशार पसंद हो, तुम लोग जो हो इसी लेग पुलिंग की वजह से आज पीछे हो, दुनिया से बहुत पीछे हो। और अगर इंडिया की बात करें तो गांधी ने ही इंडिया को बनाया है और इंडिया को संवारा, इंडिया को एक अलग किया। और उसके अलावा ये तक कहा कि आज इंडिया तुमसे आगे है इसी वजह से है कि वो मेहनत करते हैं और तुम लोग सिर्फ बातें करते हो। वो जो शेख हैं वो इसलिए रिएक्ट कर रहे हैं और उन्होंने पाकिस्तान को एक रियल बेस पे बोला है। एक्चुअली हमें ज़रूरत है हमें चेंज करने की। वो जो बात कर रहे हैं वो वाकई नो डाउट हम अगर कहीं ना कहीं पीछे हैं तो इन लेग पुलिंग की वजह से ही पीछे हैं। गांधी एक आइकन है, कायद आज़म भी एक आइकन है। ये मतलब खुद एक दो तरह की डिफरेंट पर्सनालिटीज़ हैं जिनमें कोई भी बाइसनेस नहीं थी। उन्होंने मुस्लिम्स को उस तरह से सपोर्ट किया, उन्होंने इंडियाज़ को उस तरह से सपोर्ट किया। जिस हमारा फ़र्क जो था वो नज़रिए का था। आपको लगता है कि किसी की ड्रेसिंग स्टाइल से उसको जज करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से ग्रूम करना है, कैसे प्रेजेंट करना है, ये आपका अपना इंटरेस्ट भी है और आपका राइट भी है। बाकी रही बात शेख ने क्यों इंडिया को डिफेंड किया, क्योंकि इंडिया लेग पुलिंग में इतना नहीं आता है। इंडिया IT में सबसे ज़्यादा आज क्यों आगे जा रहा है, क्योंकि वो इन तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं करता। हम अपना जो एंगर है वो मुख्तलिफ मीडिया के ज़रिए आगे प्रमोट करते हैं, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। जबकि इंडिया से हमें इस तरह की रिसीविंग कम है। तो हमें सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि हम खुद को चेंज करें। अब देखें, लेग पुलिंग तो वैसे भी अच्छी बात नहीं है। अगर वो जो मैडम थी उन्होंने अगर इस तरह की बात की है तो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। एक्चुअली बात तो ये है। और देखिए, हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं वो मांगने के लिए जब दूसरों के पास जाएंगे, शेखों के पास जाएंगे, तो उन्होंने तो फिर ऐसी बातें करनी है ना। जब वो फ़कीर बन के फिरते रहेंगे तो अपने मुल्क की तो इंसल्ट है, ठीक है, और लेग पुलिंग नहीं करनी चाहिए। और इंडिया इसीलिए आगे जा रहा है कि वो जैसा भी है वो हम लोगों को कुछ नहीं कह रहा है।
अब आप इसाक डार साहब वहां खड़े होकर कहते हैं क्योंकि आपकी IMF की नेगोशिएशन फेल हो गई हैं, आपको पता चल गया है कि हमें हमारा कान मरोड़े जा रहे हैं, आपको पता चल गया है कि फैक्टिव में हमारे ऊपर तलवार लटकनी नजर आ रही है, आपको पता चल गया है कि पेरिस क्लब जो है आपसे पैसे मांगने के चक्कर में है, आपने कहा हम तो अब तेल वहां से खरीद देंगे। अब 3 काम करने वाले हैं, ये करेगा अमेरिका को नाराज, आप यूक्रेन के हक में वोट नहीं देंगे, ठीक है, आप जनाब इसमें आपने ये बयान दे दिया मोहम्मद बिन सलमान में, और आपने कहा कि हम उससे तेल खरीदेंगे, ठीक, और गैस तो ज़ाहिर बात आ ही नहीं सकती, वो तो अफगानिस्तान के पॉलिसी से पाइपलाइन नहीं है, ट्रक आएंगे, कैसे आएंगे, तुर्कमानिस्तान से आएंगे, ये सारी चीज़ें जो हैं आपने की हैं रिटेलिएशन में, शायद अमेरिका को धमकाने के चक्कर में कि अमेरिका फंसा हुआ है। लेकिन अमेरिका के पास एक और कार्ड मौजूद है जो वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने चूं चां चरा की तो हम इंडिया से पाकिस्तान पे हमला करवा देंगे और इंडिया को हम सपोर्ट करेंगे। तो ये एक कार्ड उनके पास, उन्होंने 9/11 के फौरन बाद यही कार्ड चला था। अब इस वक्त अखबारों में यही है कि ये कार्ड चलेंगे, अब देखें होता क्या है। ये कह तो दिया है कि रूस से ये तेल खरीदेगा, मगर बद्दार को याद होना चाहिए कि रूस के दुश्मन को आप माने यूक्रेन को आप असला दे रहे हैं, और वो असला जो हमारे फैक्ट्रीज में बन रहे हैं और वो शिप हो रहे हैं काफ़ी इन मेजर क्वांटिटीज। तो क्या समझते हैं, दुश्मन को आप, रूस के दुश्मन को आप हथियार दे रहे हैं, वेपन्स दे रहे हैं, कैसे समझेगा रूस? दूसरी बात, ये क्या ये एक न्यूट्रल एटीट्यूड है? फैक्ट ऑफ द मैटर ये है बीबी कि ये रूस और पाकिस्तान और रूस यूक्रेन ये सब बातें नहीं है। एक्चुअली जो आपका सवाल है पर्टेन्स टू पाकिस्तान US रिलेशंस, और ये एक अनहैप्पी मैरिज है और रही है। अच्छा। मगर अफसोस से तलाक जो है, जो होना चाहिए, जो इसीलिए तो तलाक को इन्वेंट किया गया है कि अनहैप्पी मैरिज का नतीजा होना चाहिए तलाक, वो हम नहीं पाते। और क्यों नहीं कर पाते? क्या नहीं है जो अमेरिका ने नहीं किया है हमारे साथ? हमारे साथ दोगलापन किया है, बुजदिली किया है। वो जाके लोग को कहते हैं कोट अनकोट दे विल सेल देयर ग्रैंडमदर्स फॉर मनी। ये अच्छी बात है या क्या ये अच्छी बात है कि वो जाते हैं हिंदुस्तान को कहते हैं इस मुल्क पाकिस्तान के साथ हमारा तो सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप चाहिए, आपके साथ तो हमारा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, यू आर आर मेजर नॉन नेटो पावर एलाई। इनके साथ एक अपॉर्चुनिस्टिक रिलेशंस हैं, वो जब हमें इनकी जरूरत पड़ती है उनसे बात करते हैं, जब नहीं पड़ती है हम इनको दूर रखते हैं। भाई इनको तो हम अच्छी तरह जानते हैं। और काफी नहीं था कि वेंडी शर्मन ये कहें हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों को इन पब्लिक, मगर इधर आके वही औरत ने पाकिस्तानी लीडर्स के मुंह पे कह दिया।